रावण राठौर विला पहुंच गया। रावण अपनी कार से निकलते ही जबरदस्ती काव्या का हाथ पकड़कर उसे भी कार से निकलता है। काव्या बहुत ही गुस्से में थी। उसकी आंखों को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह रोई भी थी, क्योंकि उसकी आंखें सूजी हुई थी और लाल भी थी। काव्या जबरदस्ती अपने हाथों को रावण की पकड़ से छुड़ाते हुए बोली, अंडरस्को छोड़ो मेरे हाथ को। यह क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा मेरे हाथ को छोड़ो। पर रावण उसके हाथ को नहीं छोड़ता है। वह उसके हाथ पर अपनी पकड़ और भी ज्यादा मजबूत करते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। अब तुम रावण के गिरफ्त में हो, इसीलिए तुम्हारा छूटना नामुमकिन है। इतना कहते ही वह काव्या के बेहद करीब जाता है। काव्या इस वक्त कार और रावण के बीच में थी। रावण की करीबी से उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसका पूरा चेहरा लाल और गर्म हो चुका था। वह जैसे ही अब फेस को हल्का सा ऊपर करती है, उसकी नाक रावण के चेस्ट से टकरा जाती है। काव्या तो घबरा गई, मगर रावण तिरछा मुस्कुराते हुए उसके कमर में अपना हाथ डालकर उसे खुद से सटा लेता है। फिर उसके तरफ चलते हुए अपने घर में सांसों को उसके कान में छोड़कर कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को चुपचाप मेरे साथ चलो, वरना मैं यहीं पर तुम्हें किस कर लूंगा। उसकी गर्म सांसों को अपने गर्दन पर महसूस करके काव्या अंतर तक कांप गई। वह कस के रावण की शर्ट पकड़कर एकदम से अपना सर हिला देती है, क्योंकि उसने जान लिया था रावण कितना बेशर्म है। वह सोचने लगी, जब रावण उसके बेहोशी का फायदा उठाकर उसके साथ इंटीमेट हो चुका है, तो किस तो कर ही सकता है। रावण डेविल स्माइल करते हुए उसे अपने साथ लेकर अंदर चला गया। अंदर सभी लोग होली खेलने में बिजी थे। अगस्त, अहम, वेद जीवन भान के नशे में चूर थे। वह चारों अपनी बीवियों के साथ काफी देर तक डांस करते हैं। उनके ऊपर तो जैसे ही भूत सवार हो गया था होली खेलने का। वह सब केवल अपनी अपनी बीवियों को ही जबरदस्ती रंग लगाए जा रहे थे और उन्हें छोड़ ही नहीं रहे थे। कंचन जी, अश्विन जी, दादाजी और दादीसा सबसे अलग दूर बैठे थे। दादीसा की गोद में ऋषा थी। दादीसा कंचन जी को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अंडरस्को बहू मेरा एक दूर का छोरा आने वाला है। वह मेरी मुंह बोली बेटी का छोरा है, बस आता ही होगा। दादीसा ने जैसे ही यह कहा, अचानक उनकी नजर विला के मैनन गेट की तरफ गई, तो उनकी आंखें चमक उठी। वह काफी खुश होकर बोली, अंडरस्को ये लो नाम लिया और छोरा आ गया। लगता है इसकी उम्र बहुत लंबी होगी। इतना कहते ही दादीसा अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। कंचन जी, अश्विन जी और दादाजी तीनों ही यह जानने के लिए बेताब थे कि आखिर दादीसा की मुंह बोली बेटी का बेटा कौन है। उन सभी की नजर जैसे ही सामने से आ रहे इंसान पर पड़ी तो वह सभी शॉक हो गए। दादीसा ऋषा को कंचन जी की गोद में देकर भागते हुए उस लड़के के पास गई और उसे एकदम से गले लगाकर खुश होते हुए बोली, अंडरस्को ऋषित छोरा तू आ गया, मैं कब से थारा इंतजार कर रही थी। इतना कहते ही वह खुश होकर ऋषित के चेहरे पर हाथ फेराती है, तो ऋषित की गहरी ग्रीन आइज में चमक आ गई। यह लड़का कोई और नहीं बल्कि रावण था, जिसका नाम आज तक रहस्य बना हुआ था। लोग सिर्फ उसे आरआर के नाम से जानते थे, पर आज पता चल चुका था कि उसका नाम ऋषित है, मगर उसका सरनेम अभी भी एक रहस्य बना था। काव्या हैरान होकर मन में बोली, अंडरस्को तो मतलब इस रावण का असली नाम ऋषित है। वह सच में हैरान थी। उसके साथ साथ अश्विन जी, कंचन जी और दादाजी भी हैरान थे। रावण उनके गले लगने के बाद दादीसा से थोड़ा सा दूर होते हुए मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को नानी सा मैं अपने होने वाली बीवी को मिलाने के लिए लेने गया था, बस इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। इतना कहते ही वह काव्या को थोड़ा सा आगे कर देता है। काव्या तो उसके इस तरह आगे करने से घबरा गई। दादीसा ध्यान से काव्या को देखने लगी। तभी रावण की नजर ऋषा पर गई, जो उसे देखते ही लवन लवन चिल्ला रही थी। काव्या भी अपनी बेटी को यहाँ देखकर हैरान थी। तभी नशे में धुत अगस्त, अहम, वेद और जीवन आ जाते हैं। वह भी रावण को देखकर शौक थे, मगर नशे के कारण कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। वह चारों ही हंसते हुए रावण के गले लग जाते हैं। जीवन हंसते हुए बोला, अंडरस्को अरे देखो मेरा बिछड़ा हुआ भाई आ गया। मैंने किसी को बताया नहीं, लेकिन एक कुंभ के मेले में मेरा भाई खो गया था। लगता है ये वही है। अहम उसके सिर पर मारते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को नहीं, मेरे डैड ने बताया था उनका एक नाजायज बेटा है। यह जरूर वही है। देखो तो मेरे डैड की तरह कैसे गुस्से में घुर रहा है। वह चारों ही अपनी बात पर हंसने लगते हैं। तभी दादीसा गुस्से में बोली, अंडरस्को हे महारे कान्हा जी, ये बेवड़े को कोई संभालो। इतना कहते ही वह मिस्टी, पारुल और आरवी को देखती है। तीनों लड़कियां अपने अपने हस्बैंड को दूर कर देती हैं, मगर जीवन अभी भी रावण से चिपका था। फिर वह रावण के दोनों गालों को पकड़कर उसे ध्यान से देखते हुए हंसकर बोला, अंडरस्को अरे ये तो वही लड़का है जिसने आर्यन के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि उसने इसकी बेटी को किडनैप किया है। कोई तो आओ और इसे मारो। इसी ने आर्यन को जेल भेजा। यह मेरा भाई नहीं हो सकता। हाँ सौतेला भाई है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। जरूरी ये मुझसे जलती है। इतना कहते कहते वह रावण के ऊपर ही गिर जाता है। अब रावण बहुत ही गुस्से में आ चुका था।
पर रावण ने आर्यन के कंप्लेंट की थी। यह सुनकर दादी सा हैरानी से रावण को देखती है। वही रूम में अश्वत्थ अलग ही खुमारी में था। वो पहले तो गुस्से में था, मगर अब मदहोशी से अनन्या पर हावी हो रहा था। वो दोनों ही बेड पर रंगों से लिपटे हुए थे। अनन्या के पूरे शरीर पर रंग लगा था, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी बेड के नीचे पड़े थे। पूरी व्हाइट बेड शीट लाल और हरी हो चुकी थी। अश्वत्थ चादर के अंदर से अनन्या की कमर को पकड़ते हुए उसके हाथ के पास जाकर अपनी गर्म सांसों को छोड़ने लगता है। अनन्या ने जैसे ही उसकी गर्म सांसों को महसूस किया, वो अंदर तक कांप गई। उसका दर्द कर रहा बदन और भी ज्यादा दर्द करने लगा। वो डरते हुए बोली, अंडरस्को, ये आप क्या कर रहे? अश्वत्थ उसकी पीठ को अपने सीने से लगाते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोलता है, अंडरस्को, मुझे लगता है होली उतनी बुरी नहीं है। बेबी गर्ल, चलो फिर से होली सेलिब्रेट करते हैं। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। इतना कहते ही वो अनन्या के ऊपर आ गया। अनन्या अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, अंडरस्को, ये क्या हरकत है? आप हटिए मेरे ऊपर से। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अनन्या को खुद से डरते देखकर अश्वत्थ डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, ओ बेबी, होली खेलने की शुरुआत तुमने की थी, तो अब तुम कैसे मुझे खुद से दूर कर सकती हो? उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। अश्वत्थ की चील जैसी नजरें अनन्या का शिकार करने पर उतारू थी। अश्वत्थ अनन्या के होठों पर अपने हाथ को फिराता है, फिर धीरे धीरे उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। अनन्या जैसे ही अश्वत्थ को खुद से दूर करने को होती है, अचानक ही उसकी नजर खिड़की की तरफ गई, जहां पर उसे एक परछाई नजर आई। यह देखते ही वह एकदम से आश्वासन से दूर हो गई और घबराते हुए बोली, अंडरस्को, मिस्टर हैंडसम, वहां कोई है? अश्वत्थ एकदम उसके इस तरह उठ जाने से अपनी आंखें छोटी कर लेता है, मगर वह जैसे ही अनन्या की बात सुनता है तो पलटकर खिड़की की तरफ देखता है, मगर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आया। अश्वत्थ अनन्या को अपनी बाहों में भरते हुए नाराजगी से बोला, अंडरस्को, तुम बस मुझसे दूर जाने के बहाने ढूंढते रहती हो। अनन्या उसे समझाते हुए बोली, अंडरस्को, नहीं, मैंने अभी देखा कोई था वहां पर, और उसके हाथ में बंदूक भी थी। मिस्टर हैंडसम, मेरी बात को समझिए। अश्वत्थ अपनी जगह से खड़ा होता है और खिड़की के पास जाकर चारों तरफ देखता है, पर उसे कोई भी नजर नहीं आया। इस वक्त उसने अपनी शर्ट नहीं पहनी हुई थी, इसलिए उसके भी बॉडी पर ढेर सारा रंग लगा हुआ था, और उसके ब्लैक कलर की पैंट पर भी। वह पलटकर अनन्या को घूरते हुए बोला, अंडरस्को, बेबी डॉल। उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था, जिससे भागते हुए अनन्या अपना मुंह बना देती है। फिर वह वही रखी यशवंत की शर्ट को पहनते हुए खुद खिड़की के पास आकर देखती है, पर सच में वहां पर कोई नहीं था। अनन्या अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, अंडरस्को, लेकिन मिस्टर हैंडसम, उसने इतना कहा था कि अश्वत्थ उसे गले से लगा लेता है। अनन्या चौंक कर बोली, अंडरस्को, यह आप क्या कर रहे हैं? आपको तो हर वक्त बस यही सब चाहिए। छोड़िए मुझे, अभी तक तो मुझे गुस्से में किस कर रहे थे और मुझे हट भी किया। अश्वत्थ नाराजगी से बोला, अंडरस्को, अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ रंग ही तो लगाया है। अनन्या उसकी तरफ मुड़ी और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए बोली, अंडरस्को, सिर्फ रंग लगाया है, इसे रंग लगाना कहते हैं। आप जो मेरे साथ कर रहे थे ना, इसे रंग लगाना नहीं कहते हैं, उसे अश्लील हरकतें करना कहते हैं। अश्वत्थ उसे दीवार से लगाते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को, बाबी डॉल होली तो हर कोई खेलता है, मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना था, इसलिए सोचा क्यों ना थोड़ी डर्टी होली खेली जाए, कहकर अपनी आंख मार देता है। उसकी इस हरकत पर अनन्या बस उसे मुंह खोले देख रही थी। अश्वत्थ उसे फिर से जबरदस्ती लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद सिर्फ सामान टूटने की आवाज आ रही थी वॉशरूम से, क्योंकि अनन्या भाग रही थी और अश्वत्थ उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे, सभी भांग के नशे में डांस कर रहे थे, पर रावण ऋषा को लेकर सबसे दूर खड़ा था। काव्या भी उसके पास खड़ी थी। रावण के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, वो बस हर एक चीज को बहुत ही गौर से देख रहा था। कई सारे लोग इतने नशे में थे कि वह पेड़ के नीचे बैठ गए। स्टेज पर अब अगस्त, वेद और अहम थे, जो आरवी, पारुल और मिस्टी के साथ डांस कर रहे थे। दादाजी भी अनजाने में भांग पी लेते हैं, इसलिए वह भी नशे में आ जाते हैं। कहते हैं ना, जब बहुत ही ज्यादा खुशियां आ जाती है जीवन में, तब उसके पीछे पीछे गम भी आ जाता है। ठीक वैसा ही यहाँ पर भी हुआ। महल के ही अंदर एक आदमी था जो रहस्यमय तरीके से मुस्कुरा रहा था। वह हर एक इंसान को देखते हुए जो खुशी से झूम रहा था, मन में बोला, अंडरस्को, ये खुशियां बस कुछ ही देर की है, उसके बाद यहाँ पर सिर्फ गम ही गम बचेगा। इतना कहते ही वह अपने हाथ में कुछ छुपाकर महल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह आदमी फिर से महल के बाहर निकला। सिया, जो अभी अभी वहां पर आई थी, उसने उस आदमी को देख लिया था। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसलिए वह उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगती है। वह आदमी महल से 100 मीटर की दूरी पर आ गया था। सिया भी उसके पीछे पीछे आ गई थी, पर वह छिपकर उसका पीछा कर रही थी। सिया एक पेड़ के पीछे छिपकर
अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए बोली, अंडरस्को, ये आदमी कौन है? मैं पहले कभी इसे यहाँ पर नहीं देखा। और ये इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है? जैसे इसने कुछ किया हो। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। सिया ये सोच ही रही थी कि ठीक उसी वक्त एक बम ब्लास्ट हुआ और यह ब्लास्ट महल के अंदर हुआ। देखते ही देखते पूरा महल आग की लपटों में झुलस चुका था। यह ब्लास्ट इतनी तेज था कि नशे में अहम, अगस्त, वेद और जीवन एकदम से उस तरफ देखने लगते हैं। लेकिन वह सभी अपने होश में नहीं थे। उन्हें अब ठीक से कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर उन्हें इतना पता था कुछ तो बहुत बड़ा हो चुका है, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वह सभी जल्दी से स्टेज से किसी तरह उतरते हैं और अपने ऊपर पानी डालकर खुद को होश में लाने की कोशिश करने लगे। मिस्टी, पारुल, आरवी जो होश में थी, वह इस धमाके से पूरी तरीके से डर चुकी थी। वही दादी सा, कंचन जी और अश्विन जी भी अपनी जगह पर जम चुके थे। वही रावण अभी भी एक्सप्रेशन लेस भाव से सब कुछ देख रहा था। काव्या भी डरते हुए कस के रावण के हाथ को पकड़ लेती है। ऋषा अभी बच्ची थी, इसलिए रावण उसके चेहरे को पीछे कर देता है। तभी मिस्टी डरते हुए बोली, अंडरस्को, अश्वत्थ भाई, अनन्या दीदी, अंश भाई और कनिका दीदी तो महल के अंदर ही थे। जैसे ही सभी ने ये सुना, सभी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अहम, वेद, अगस्त और जीवन अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से जल्दी महल के अंदर की तरफ भागे। मगर आग इतनी तेज थी कि कोई भी अंदर नहीं जा सकता था। ऊपर से पूरा महल टूटकर गिर चुका था। वह तीनों अंदर जा पाते उससे पहले ही गार्ड्स ने उन्हें कस के पकड़कर रोक लिया। मगर वह तीनों गुस्से में उन्हें खुद से दूर करते हैं। मिस्टर राजावत, जो आशु को अपनी गोद में लेकर जस्ट अभी आए थे, वह भी यह सब देखकर शॉक थे। आशु ने मिस्टी की आवाज सुन ली थी। वह भी बहुत घबरा गया था। वह उसे जलते हुए महल को देखकर रोने लगा। मम्मा, मम्मा बोलते हुए ही मिस्टर राजावत की गोद से उतरने की कोशिश करता है, पर मिस्टर राजावत उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। उन्होंने कस के आशु को पकड़ लिया और अभी भी शॉक होकर उस महल की तरफ देख रहे थे। अल्पविराम। वहीं दूसरी तरफ आर्यन इस वक्त जेल के अंदर ही मौजूद था। उसे पता नहीं क्यों पर बहुत ही अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि वह आराम से दीवार से टेक लगाकर अपने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। साथ ही साथ वहां मौजूद लोगों को भी देख रहा था, जो उसे घेर कर खड़े थे और उसे शिकारी भरी नजरों से देख रहे थे। आर्यन उन्हें देखते हुए मुंह बनाकर बोला, अंडरस्को, अरे कर रहा हूं ना क्वेश्चन सॉल्व। फिर क्यों ऐसे शिकारी वाली नजरों से देख रहे हो? इतना कहते ही वो मुंह बना लेता है। असल में वह क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा था, वो बस कॉपी में गोच रहा था। तभी जो इंस्पेक्टर कुछ देर पहले वहां से गया था, वह भागते हुए अंदर आया। उसका चेहरे पर इस वक्त घबराहट नजर आ रही थी। वह इंस्पेक्टर जाकर आर्यन के लॉकअप के सामने खड़ा हो गया। आर्यन उसे देखते हुए खुश हो गया और अपनी बुक्स बंद करते हुए सलाखों को पकड़कर बोला, अंडरस्को, क्या हुआ? क्या कोई मुझे छुड़वाने आया है? बताओ, क्या मैं यहाँ से छूटने वाला हूँ? उसकी एक्साइटमेंट भरी नजरों को देखकर इंस्पेक्टर कस के अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे आर्यन को सच बताए। आर्यन एकदम से अपना हाथ सलाखों के बीच से निकालकर इंस्पेक्टर के हाथ को पकड़ लेता है। उसने दोबारा जिद करते हुए पूछा, अंडरस्को, बताओ ना, क्या कोई मुझे छुड़ाने आया है? जल्दी से लॉकअप खोलो ना, मुझे भी होली खेलने बाहर जाना है। मुझे होली खेलना है, कहकर वह जिद करने लगा। इंस्पेक्टर ने आर्यन को नहीं देखा, उसने बस लॉकअप खोल दिया तो आर्यन खुशी से बाहर निकल आया। पर उसने आसपास देखा तो कोई भी उसे लेने नहीं आया था। यह देखकर उसने उदासी से कहा, अंडरस्को, पर यहाँ तो मुझे कोई भी लेने नहीं आया। क्या मुझे अकेले पैदल जाना पड़ेगा वहां तक? पर घर तो बहुत दूर है, मैं कैसे जाऊंगा? इतना कहता ही वह आलसियों की तरह चेयर पर बैठ जाता है। इंस्पेक्टर अभी भी बिना किसी भाव से खड़ा था, उसने कुछ नहीं बोला। ऐसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं। अब तो आर्यन को गुस्सा आ रहा था। वह अपने कमर पर हाथ रखकर गुस्से में बोला, अंडरस्को, इंस्पेक्टर देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे बताओ, क्या कोई मुझे लेने आया है या नहीं? अगर नहीं आया है तो तुम जिस तरीके से मुझे लेकर आए थे, वैसे ही मेरे घर पर छोड़कर आओ, वरना मैं तुम्हें भी होली मनाने नहीं दूंगा। अगर तुम्हारी शादी हुई होगी ना, तो मैं तुम्हारा डाइवोर्स करवा दूंगा, देख लेना। इंस्पेक्टर कुछ नहीं बोला, वह बस चुपचाप अपने केबिन की तरफ जाने से पहले एक हवलदार से धीमी आवाज में बोला, अंडरस्को, मिस्टर आर्यन को उनके परिवार के पास छोड़ाओ। इंस्पेक्टर की आवाज में कुछ अजीब सा था, जिसे आर्यन ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि वह काफी एक्साइटेड था अपने घर जाने के लिए। आर्यन जल्दी से खड़ा हुआ और पहले ही बाहर भाग गया। हवलदार को भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह भी आर्यन को लेकर जीप से निकल गया। उसके जाते ही इंस्पेक्टर किसी को कॉल करता है और बड़े रिस्पेक्ट के साथ कहता है, अंडरस्को, सर, आपका काम हो गया, हमने उसे छोड़ दिया है। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया है, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर बस हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। वही दूसरी तरफ अभिषेक मुंबई में था। वह इस वक्त कुछ ज्यादा ही बिजी था, क्योंकि उसे हाल ही में एक केस मिला था।
जिसे सॉल्व करने के लिए उसे यहाँ पर आना पड़ा था। वह केस में इतना ज्यादा डूब गया था कि उसने किसी से बात भी नहीं की थी। इनफैक्ट अपना फोन ऑफ ही रखा था। पर आज ही उसकी केस की हियरिंग थी। ये केस जीतने के बाद अभिषेक जैसे ही कोर्ट से बाहर निकाला, अचानक ही कोई उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह भी एक वकील था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल थी। उस वकील को देखते ही अभिषेक के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। तो वह वकील अभिषेक को देखकर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, अंडरस्को जीजा जी, अभी भी वक्त है। मेरी बहन को डाइवोर्स दे दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा तुम ये सोच भी नहीं सकते। अभिषेक हल्का सा मुस्कुराया और फिर अपने जेब में हाथ डालकर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, अंडरस्को साले साहब, जीजा को ऐसी धमकी नहीं देते। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें जो करना है तुम आराम से कर सकते हो। अभिषेक इतना कहते ही वहां से जाने लगा, मगर वह आदमी उसके हाथ को पकड़कर हंसते हुए बोला, अंडरस्को वैसे मैंने सुना है तुम्हारा परिवार बिखर चुका है। हाँ, आज की न्यूज में ही मैंने देखा था कि राठौर विला में बम ब्लास्ट हुआ है। पर हैरानी की बात यह है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मतलब तुम सब तो उस अशोक सिंह राठौर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ हर वक्त रहते हो ना, तो उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? महल के अंदर बेचारा, पता नहीं उसके कितने चिथड़े उड़े होंगे। वह जिंदा होगा भी या नहीं? अभिषेक जैसे जैसे उसकी बात सुन रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ रहे थे। उसे उस आदमी की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो वह आदमी जिसका नाम शौर्य था, यह महिमा का बड़ा भाई था, पर बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल और गुस्सैल था। उसने अपना फोन निकाला और आज की न्यूज दिखाई, जिसमें साफ दिखाई जा रहा था कि जोधपुर का राठौर महल अब तहस नहस हो चुका है। किसी ने उसे बम से उड़ा दिया था और सूत्रों के हिसाब से उसके अंदर ही दुनिया के मशहूर नंबर 1 बिजनेसमैन अश्वत्थ सिंह राठौर थे, अपनी बीवी के साथ। अभिषेक ये सब देखकर इतना ज्यादा शौक हो जाता है कि उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। वह हकलाते हुए बोला, अंडरस्को नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहता ही वो जल्दी से अपने कोट को वहीं पर फेंकते हुए भागकर जाने लगा। उसे जाते हुए देखकर शौर्य हंसते हुए बोला, अंडरस्को अब तो बहुत देर हो चुकी है। खैर, किसने कहा था इतने सारे दुश्मन बनने के लिए तुम सभी की जिंदगी खतरे से बढ़ी पड़ी है? और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बहन तब सबका दूंगा? खैर, तुम कभी पता भी नहीं लगा पाओगे ये सब किसने किया है। इतना कहते ही वह डेविल स्माइल करते हुए वहां से चला गया। महिमा जो अपनी फैमिली से मिलने आई थी मुंबई, वह सबसे पहले अपने भाई शौर्य से ही मिलने गई थी, क्योंकि उसे पता था अभिषेक को जो वीडियो मिला था वह सब कारिस्तानी शौर्य की ही रही होगी, ताकि वह दोनों को अलग कर सके। लेकिन महिमा को अंदाजा नहीं था कि उसका भाई शौर्य पहले से ही तैयार बैठा था। इसलिए महिमा जैसे ही उसके पास आई, उसने उसे भी कैद में कर लिया। शौर्य सीधा अपने फ्लैट में गया। वहीं के एक सीक्रेट रूम में उसने महिमा को बंदी बनाकर रखा हुआ था। शौर्य इस वक्त उसे अंधेरे से कमरे में एक चेयर पर किसी राजा की तरह बैठा था, और महिमा उसके सामने ही बैठी हुई थी, मगर उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वह थोड़ी सी बेहोशी की हालत में थी। शौर्य एक चुटकी बजाता है तो वहां पर लाइट जलने लगती है। लाइट के एकदम से जलने से महिमा की आंखों पर तेज रोशनी पड़ी तो महिमा अचानक से ही अपनी आंखों को बंद कर लेती है। मगर धीरे धीरे उसने जैसा ही अपनी आंखें खोली तो उसे शौर्य का चेहरा दिखा। शौर्य को देखते ही महिमा का चेहरा नफरत से भर गया। वह गुस्से में बोली, अंडरस्को मिस्टर शौर्य, छोड़ो मुझे। मैंने कहा मेरे हाथ को छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे किडनैप करने की? शौर्य हंसते हुए बोला, अंडरस्को मेरी प्यारी बहना महिमा, मैं क्यों नहीं तुम्हें किडनैप नहीं कर सकता। मैं हमेशा से चाहता था कि तुम्हारी शादी मैं अपने पसंद के लड़के से करवाऊंगा, लेकिन तुमने क्या किया, उस वकील से शादी कर ली तुमने। यह तुमने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया है। अब इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा, और इसका अंजाम यह है कि तुम्हें अब जिंदगी भर इसी कैद में रहना पड़ेगा। अब तुम कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देख पाओगी। यह सुनकर महिमा बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है। उसे पता था उसके परिवार वाले कितने हद तक घटिया इंसान है। यही कारण था कि वह अक्सर उनके बारे में सबसे छिपाती थी और उनसे भी बचकर रहती थी। पर महिमा को उम्मीद नहीं थी कि उसका ही एक एजेंट दोस्त उसके भाई से मिला हुआ था। महिमा की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन आंसू को छुपाकर अपने गुस्से भरी नजर से शौर्य को देखते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर शौर्य, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा हस्बैंड मुझे बचाने जरूर आएगा। हस्बैंड शब्द सुनते ही शौर्य जोर से हंसने लगा। शौर्य टेबल पर अपनी उंगली बजाते हुए बोला, अंडरस्को कभी नहीं। तुम्हारा हस्बैंड अब कभी नहीं आएगा। खैर, तुम्हें पता नहीं होगा, मैं तुम्हें बता दूं, जोधपुर में जो राठौर महल था वह ब्लास्ट हो चुका है। मेरे हिसाब से शायद ही कोई जिंदा बचा होगा। महिमा जैसे जैसे शौर्य की बात सुन रही थी, शौक के मारे उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। उसका माइंड एकदम से ब्लैक हो गया था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था।
पर शौर्य के हंसने की आवाज सुनकर वह अपने होश में आती है। फिर हकलाते हुए बोलती है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप झूठ बोल रहे हैं। कहिए ये सब झूठ है। महिमा का पूरा शरीर कांपने लगा था। पर शौर्य हंसते हुए बोला, ये सब सच है मेरी प्यारी बहना। खैर मुझे नहीं पता कौन जिंदा है और कौन मरा है। मैंने तो बस न्यूज जो देखी वह बता रहा हूँ। खैर अब मैं चलता हूँ। इतना कहते ही वह वहां से उठकर चला गया। महिमा बस चिल्लाती रह गई। महिमा को समझ नहीं आ रहा था कि क्या से क्या हो गया है। वह अभी भी शॉक थी। वही हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर इस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी। कई सारे गार्ड्स ने पूरे अस्पताल को घेर कर रखा था। सभी डॉक्टर्स की टीम इस वक्त आईसीयू में मौजूद थी। वह सभी जख्मी लोगों का इलाज कर रहे थे, क्योंकि वहां पर आसपास कई सारे मेहमान भी मौजूद थे जिन्हें काफी चोट आई थी। कुछ की तो मौत भी हो चुकी थी। अस्पताल के अंदर ही दादाजी, दादी सा, कंचन जी और अश्विन जी भी मौजूद थे। लेकिन कंचन जी, दादी सा और दादाजी की हालत खराब थी, क्योंकि अश्वत्थ, अनन्या, अंश और कनिका का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। इसलिए सदमे के कारण वह तीनों भी बेहोश हो गए थे। उन तीनों की ही कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल थी। अश्विन जी आईसीयू रूम के बाहर बेंच पर बैठे हुए थे। उनके पूरे कपड़े रंग से भीगे हुए थे। जितना लाल रंग नहीं लगा था उनके कपड़ों में, उससे भी ज्यादा लाल तो उनकी आंखें नजर आ रही थी। वो भी इस वक्त सदमे में थे कि देखते ही देखते क्या हो गया। जीवन, अगस्त, अहम और वेद इस वक्त महल में ही थे, क्योंकि वह लोग अश्वत्थ, अनन्या, अंश और कनिका को ढूंढने में बिजी थे। पारुल, मिस्टी और आरवी हॉस्पिटल के एक वार्ड में थी, क्योंकि वह तीनों भी बेहोश हो चुकी थी। लेकिन अर्शी का कुछ भी पता नहीं था। किसी को नहीं पता अर्शी महल के अंदर थी या महल के बाहर, क्योंकि अभी वो किसी के सामने नहीं आई थी। जीवन, अहम, अगस्त और वेद विला के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग लपटें बहुत ही ज्यादा थी। ऊपर से महल भी आधे से ज्यादा टूट चुका था, इसलिए अंदर जाना नामुमकिन था। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड भी आ गई। महल काफी बड़ा था, इसलिए आग को बुझाने में काफी समय लगा, पर फिर भी आग पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई थी। हर तरफ धुआं धुआं फैल चुका था। सभी काले धुएं की चपेट में आ गए थे, इसलिए सभी को अपनी आंखों में दर्द महसूस हुआ। पर सभी अपनी आंखों पर गॉगल्स लगाते हैं और अपने चेहरे को देखते हुए महल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। अगस्त जैसे ही अंदर गया, एक पिलर जो आधे से ज्यादा टूट चुका था और अनबैलेंस था, वह अगस्त के ऊपर गिरने लगा। मगर जीवन जल्दी से अगस्त को लेकर दूसरी साइड चला गया, जिस कारण वह पिलर अगस्त के ऊपर नहीं गिरा। अगस्त ने उस पिलर पर ध्यान नहीं दिया। वह सभी अंदर जाते हुए अश्वत्थ, अनन्या, अंश और कनिका को आवाज लगाने लगे, मगर बदले में उनके हाथ केवल निराशा ही लग रही थी। वेद इस वक्त हॉल के किनारे खड़ा था। उसने देखा कि सेकंड फ्लोर पर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि सेकंड फ्लोर खुद टूटकर बिखर चुका था। उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे। अश्वत्थ को खोने का डर उस कांपने पर मजबूर कर रहा था। वेद खुद से बड़बड़ाकर बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। भाई को कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही अंश को। नो नो, इतना कहते हुए वह अपने आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछता है। रोने के कारण उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी, क्योंकि उनका रिश्ता आज से नहीं बल्कि बचपन से है। वह सभी बचपन से साथ थे। उनका रिश्ता बहुत ही ज्यादा गहरा था और दिल से जुड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ वो हवलदार आर्यन को पहले हॉस्पिटल ही लेकर गया था, मगर आर्यन हॉस्पिटल में नहीं रुका, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह लोग उसे अस्पताल में क्यों लेकर आए हैं। वह जिद करके महल वापस आ गया, पर जैसे ही वह जीप से निकालकर चहकते हुए महल की तरफ देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसकी मुस्कान एकदम से गायब हो गई थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन काफी सॉफ्ट हार्टेड था, इसीलिए कुछ गलत होने के डर से ही उसका चेहरा पीला पड़ गया और घबराहट से उसके हाथ पैर कांपने लगे। कुछ देर तक तो वह वहीं खड़ा रहता है, लेकिन मीडिया वालों की आवाज सुनकर वह होश में आया। वह जल्दी से सभी के बीच से निकलते हुए भागते हुए महल के अंदर जाने लगा। वहां पर रेस्क्यू टीम भी मौजूद थी। वह आर्यन को रोकने की कोशिश करती है, मगर आर्यन गुस्से में सब पर चिल्लाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मुझे अंदर जाना है, छोड़ो मुझे। इतना कहते हुए वह जमीन पर गिर गया, पर किसी तरह वह खड़ा हो जाता है और अंदर की तरफ भागने लगता है। पर वह अंदर जा पाता उससे पहले ही एक स्पेशल फोर्स का ऑफिसर उसे पकड़ते हुए गुस्से में बोला, मिस्टर, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर आग बहुत तेज लगी हुई है, जिससे बचना बहुत मुश्किल है। अगर आप अंदर गए तो काफी डेंजरस होगा। पर आर्यन पागल सा हो गया था। वह बहुत ही ज्यादा हाइपर हो गया था। उसके दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया हो। वह छटपटाते हुए बोला, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो मुझे। अंदर मेरी फैमिली है, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। उस ऑफिसर को जब पता चला कि आर्यन इसी महल में रहता था, तो उसने इस बार थोड़ा नरमी से जवाब दिया, देखो तुम्हारे परिवार वाले इस वक्त अस्पताल में है।
इस महल के अंदर हमारे सूत्रों के मुताबिक केवल अश्वत्थ सिंह राठौड़ और उनकी पत्नी और उनके सेकंड असिस्टेंट सिंघानिया अपनी पत्नी के साथ मौजूद है। अभी तक उनको कुछ भी पता नहीं चला है, पर हम सब उन्हें ढूंढ रहे हैं। आर्यन जैसे ही सुनता है कि अश्वत्थ, अनन्या, अंश और कनिका महल में मौजूद थे, तो उसके होश उड़ गए। अब वह और भी ज्यादा हाइपर होने लगा था, क्योंकि वह सबसे ज्यादा करीब अश्वत्थ और अनन्या के था। उनके बिना तो वह अपनी लाइफ में इमेजिन भी नहीं कर सकता था। जब काफी देर बाद भी पुलिस वालों ने आर्यन को अंदर नहीं जाने दिया, तो आर्यन ने हार नहीं मानी। वह आसपास देखता है और फिर भागते हुए महल के पीछे वाले रास्ते की तरफ जाने लगा। काफी देर तक सभी अश्वत्थ, अनन्या, अंश और कनिका को ढूंढते रहे, पर 1 घंटा बीत जाने के बाद सभी के अंदर जो उम्मीदें थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगती है। महल के पीछे थोड़ा सुनसान एरिया था, मगर कुछ दूर जाते ही वहां पर एक विशाल जंगल जैसा बना हुआ था, जो थोड़ा घना था और डरावना था। धीरे धीरे ऐसे ही रात हो जाती है। मौसम भी अपने रंग दिखने लगा था। सुबह तक जो मौसम बहुत ही सुहाना था, वह अब बहुत ही ज्यादा डरावना हो चुका था, जैसे कि वह भी आज के हुए हादसे की दास्तां बयां कर रहा हो। बादल काले होने लगे, तूफानी हवाएं चलने लगी। उस जंगल के पेड़ बहुत ही तेजी से लहरा रहे थे। इसी जंगल में 4 लोग भाग रहे थे और उनके आसपास कई सारी परछाइयां नजर आ रही थी, जिनके हाथ में स्टार जैसे कुछ हथियार था। भले ही वह छोटा था, पर वह बहुत ही धारदार था। ऐसे स्टार केवल निंजा लोग ही रखते थे। उन सभी के चेहरे ढके हुए थे और सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे। वह सभी पेड़ के ऊपर चढ़कर उन 4 लोगों को भागते हुए देख रहे थे। ये 4 लोग कोई और नहीं बल्कि अनन्या, अश्वत्थ, अंश और कनिका थे। चारों की ही हालात कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन अंश और अश्वत्थ की हालत ज्यादा खराब थी, क्योंकि अनन्या और कनिका को बचाने के चक्कर में उन दोनों के शरीर पर बहुत ही ज्यादा चोटों के निशान आ चुके थे। अनन्या प्रेग्नेंट थी, इसलिए ज्यादा भाग नहीं सकती थी। अश्वत्थ देखता है कि अनन्या बुरी तरह थक चुकी है। इस वक्त अनन्या ने लोअर टी शर्ट पहना था और अश्वत्थ ने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट। कनिका ने शॉर्ट्स और टॉप पहना था, पर अंश ने सफेद कलर का कुर्ता पहना हुआ था, जो कि पूरा खून से लथपथ था। उसे अब थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा था। वो कुछ इशारा करता है और कनिका को लेकर एक पेड़ के पीछे अंधेरे में छिप गया। कनिका बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। अंश उसे कसके अपनी बाहों में भरते हुए उसके माथे को चूमकर बोला, अंडरस्को कनिका, डोंट पैनिक। मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे जो हो जाए। कनिका अपनी पकड़ अंश पर कसते कर डरते हुए बोली, अंडरस्को, अंश मुझे बहुत डर लग रहा है। इन सभी ने महल को भी ब्लास्ट कर दिया और अब हमारे पीछे पड़ गए हैं। अंश तुम्हारा बहुत ज्यादा खून बह गया है। अंश मुझे सच में बहुत डर लग रहा है। इतना कहते हुए कनिका रोने लगती है। अंश के आंखों के सामने थोड़ा थोड़ा अंधेरा छाने लगता है। अगर वह खुद को संभाल लेता है, क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई थी। फिर भी अंश खुद को संभालकर कनिका को दिलासा देकर अपनी सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, यह मेरा वादा है। वो दोनों कस के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, पर कनिका का डर कम नहीं हो रहा था। वही अश्वत्थ ने अनन्या को थामा हुआ था, क्योंकि अन्य इतनी थक गई थी कि लगभग बेहोश की हालत में आ गई। प्रेगनेंसी के कारण और आज ठीक से कुछ भी ना खाने के कारण अनन्या बहुत कमजोर थी। अगर अश्वत्थ ने उसे ना पकड़ा होता तो वह जमीन पर गिर चुकी होती। अश्वत्थ उसे लेकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है, क्योंकि वह खुद भी खड़े होने की हालत में नहीं था। फिर उसने अनन्या को अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। अनन्या को ज्यादा होश नहीं था, मगर उसे अपने हाथ में कुछ गीला गीला फील हो रहा था। उसका हाथ अश्वत्थ के कंधे पर था, जहां पर अश्वत्थ को गोली लगी थी। वहां पर ढेर सारा खून लगा था। अनन्या किसी तरह खुद को जगाती है और अपनी धुंधली आंखों से अपने हाथ को देखने लगी, मगर अंधेरे के कारण अब उस खून को देख नहीं पा रही थी। पर महक से साफ पता चल रहा था कि वह खून है। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। डर से तो उसका भी शरीर कांप रहा था, पर यह डर उन आदमियों के कारण नहीं बल्कि अश्वत्थ से बिछड़ जाने का डर था। अश्वत्थ को भी लग रहा था शायद अब वो जिंदा न बच पाए, क्योंकि उसे बहुत सारी गोलियां लगी थी। ऊपर से वह अब चल भी नहीं सकता था ठीक से, क्योंकि उसका सर घूम रहा था। अश्वत्थ के अंदर डबल पर्सनैलिटी थी, जिस कारण पहले से ही उसके सर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, पर आज उसे लोहे के रोड के कारण उसके माइंड ने काम करना बंद कर दिया था जैसे। अश्वत्थ अनन्या को कसके अपनी बाहों में भरते हुए उसके कान में अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से बोला, अंडरस्को लिटिल गर्ल, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुश्किल से अनन्या सुन पाए और उसकी तरफ देखने लगती है। अश्वत्थ उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ते हुए आगे बोला, अंडरस्को लिटिल गर्ल, वादा करो तुम खुद को कुछ नहीं करोगी और हमारे होने वाले बच्चों को इस दुनिया में लेकर आओगी। अनन्या थोड़ी सी कांप गई। उसने एकदम से पूछा, अंडरस्को मिस्टर हैंडसम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिस्टर हैंडसम,
अश्वत्थ हल्के से मुस्कुराया और उसके होठों पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए बोला, अंडस्को, सिर्फ मेरी बात सुनो। बोलो हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाओगी, और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो तुम कभी भी खुद को नुकसान नहीं पहुंचाओगी। अनन्या को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे अश्वत्थ की ऐसी बातें सुनकर। वह अश्वत्थ पर हल्का गुस्सा करते हुए बोली, अंडस्को, मिस्टर हैंडसम, खबरदार अगर ऐसा कुछ बोला तो हम साथ में हमारे बच्चे को बड़ा करेंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आपके अलावा मेरा है ही कौन? मम्मा भी मुझे बचपन में छोड़कर चली गई, और अब आप अभी मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। अगर दोबारा ऐसा कहा तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना कहते कहते रोने लगती है और अश्वत्थ उसे शांत करता है। मगर तभी सामने से अश्वत्थ के कंधे पर एक गोली चली, पर यह आवाज उसके मुंह में ही रह गई। वह नहीं चाहता था अनन्या को इस बारे में पता चल जाता, वरना वह और घबरा जाती। तभी जो लोग उनके पीछे पड़े थे, उनमें से एक आदमी गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, अंडस्को, अश्वत्थ सिंह राठौड़, अंश सिंघानिया, कहाँ हो तुम दोनों? बाहर आओ। सालों से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। पर आज तुम दोनों नहीं बचोगे। अगर तुम दोनों चाहते हो कि हम तुम्हारी बीवियों को छोड़ दें, तो उसके लिए तुम्हें हमारे सामने आना होगा। अनन्या और कनिका ये सब सुनकर डर से कांप जाती है और कस के अश्वत्थ और अंश को पकड़ लेती है। मगर अश्वत्थ और अर्श के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। अश्वत्थ कस के अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें खोली। फिर जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला, उसकी आंखें एकदम सख्त हो गई। वो सर्द आंखों से अनन्या को देखता है, फिर अपने हाथों को धीरे धीरे उसके गर्दन के पास ले जाकर एक नस दबा देता है, और अगले ही पल अनन्या बेहोश हो गई। अश्वत्थ ये देखकर मुस्कुराया, मगर उसकी में मुस्कुराहट कुछ तो अजीब था। अंश ने भी कनिका को बेहोश कर दिया था। फिर दोनों पेड़ का सहारा लेकर खड़े हो गए और उन सभी आदमियों के सामने आ गए जो उन्हें मारने आए थे। अभी तक तो केवल तूफानी हवा ही चल रही थी। धीरे धीरे बारिश की बूंदें भी शुरू हो गई। एक बूंद आकार अश्वत्थ के कंधे पर गिरी, पर उसके कंधे पर इतना खून था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ। वह आदमी अंश को देखते हुए हंसकर बोला, अंश सिंघानिया, कितने वक्त से तुम हमसे बचते आ रहे हो, पर तुम्हें क्या लगा मैंने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया? अंश तुरंत उस आदमी को पहचान गया और वह गुस्से में बोला, तुम ये सही नहीं कर रहे हो। इसके लिए बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम सिंघानिया खानदान को अपना दुश्मन बना रहे हो। वह आदमी हंसते हुए बोला, तुम शायद भूल रहे हो, मैं भी सिंघानिया परिवार से ही हूं। और जब तुम्हें पता है तुम्हारे कितने दुश्मन हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं, तो तुमने क्यों प्यार किया? तुम्हारे इस प्यार के कारण बेचारी तुम्हारी बीवी भी फंस गई। सोचो जरा, अगर तुम्हें मारकर मैं उसके साथ कुछ करूं तो। उसने जैसा ही ये कहा, अंश बेहद गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। तो वह आदमी गुस्से में अपने हाथ में पड़ी रोड को उल्टा उसे मार देता है। रोड जैसा ही अंश के सर पर पड़ी, वह लड़खड़ा गया। उसके सर से पानी की तरह खून बहने लगा। यह देखकर अश्वत्थ गुस्से में उस आदमी को एक जोरदार किक करता है, पर जब तक वह अंश को संभालता, उससे पहले ही पीछे खड़े आदमी ने, जिसके हाथ में एक स्टार था, वह उससे अश्वत्थ के ऊपर हमला कर देता है। उस स्टार की नुकीले कोने जैसे ही अश्वत्थ के पीठ पर घुसा, अश्वत्थ की हल्की सी आह निकल गई, क्योंकि वह स्टार उसके पीठ पर एक लंबा कट बनाते हुए दूसरी तरफ गिरी। अश्वत्थ घुटनों के बल जमीन पर गिर गया। आसपास खड़े लोग उन दोनों को देखकर हंसने लगे, क्योंकि वह दोनों लगभग बेहोश होने वाले थे। अब बरसात और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वही आर्यन को महल के पीछे ही अनन्या का एक ब्रेसलेट मिलता है, तो उसे देखते ही उसे एक उम्मीद की किरण मिलती है। वह ब्रेसलेट उस जंगल की तरफ जा रही थी। तो आर्यन घबराते हुए बोला, अंडस्को, क्या भाई इस जंगल के अंदर गए हैं? इतना कहते ही वह एक सेकंड के लिए रुका, मगर फिर अगले ही पल उस जंगल की तरफ भागने लगता है। भले ही बारिश थोड़ी धीमी हो रही थी, मगर आर्यन पूरी तरीके से उस बारिश में भीग चुका था। आर्यन भागते हुए जंगल के अंदर जाता है। वेद, जो कुछ देर पहले ही महल के बाहर निकला था, उसने आर्यन को देख लिया था। उसे लगा कहीं आर्यन पैनिक न करने लगे या फिर पैनिक में आकर कुछ उल्टी सीधी हरकत न करने लगे, इसलिए वह भी उसके पीछे भाग जाता है। आर्यन भागते हुए उस जंगल के अंदर चला जाता है। वह पूरी तरह बारिश में भीग चुका था। उसकी आंखें लाल थी, मगर यह नहीं पता चल रहा था कि उसके गालों पर आंसू है या पानी की बूंदें, क्योंकि अब बारिश बहुत ही तेज हो गई थी। आर्यन जब अंदर पहुंचता है, तो वहां का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसका शरीर जो पहले सही कांप रहा था, वह और भी ज्यादा कांपने लगा, क्योंकि उसके सामने ही अश्वत्थ और अंश खून से लथपथ थे। उनकी हालात ठीक नहीं थी, मगर वह अभी भी उन निंजा से लड़ रहे थे। तभी दो निंजा पेड़ के पास भी बेहोश लेटी अनन्या और कनिका को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो दोनों उन पर गन तानते हुए अश्वत्थ और अंश को देखकर हंसते हुए बोले, अंडस्को, अगर तुम दोनों चाहते हो कि तुम्हारी बीवी और सही सलामत रहे, तो चुपचाप अपने घुटने टेक दो। अंश और अश्वत्थ, जो इतने चोटिल होने के बावजूद भी इतने निंजाज को जान से मर चुके थे,
वह यह आवाज सुनते ही अपनी जगह पर रुक गए। बारिश उन दोनों को भी भीगा चुकी थी। अश्वत्थ और अंश के सर से जो खून बह रहा था वह उसे बारिश के कारण अब दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उनके कपड़े अभी भी खून से लथपथ थे। अश्वत्थ अपनी गुस्से भरी नजरों से उस निंजा को देखता है जिसने अनन्या के ऊपर गन तानी थी। वह निंजा हंसते हुए बोला, अंडरस्को, अगर कोई भी चालाकी की अश्वत्थ सिंह राठौर, तो याद रखना तुम्हारी बीवी तो मरेगी ही, साथ में तुम्हारा ये बच्चा भी मरेगा। अश्वत्थ गुस्से में अपने मुट्ठी बंद करके एक एक शब्द पर जोर देकर बोला, अंडरस्को, खबरदार अगर उसे हाथ भी लगाया तो उससे दूर रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंश भी अपनी शैतानी भरी नजरों से उसे निंजा को देखते हुए गुस्से में बोला, अंडरस्को, कनिका से दूर हटो। अगर उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हारे उस हाथ को उखाड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगा। वह निंजा उन दोनों को घेर कर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिस निंजा ने कनिका के ऊपर अपनी बंदूक तानी थी वह अपनी गन को लोड करते हुए वार्निंग भरी आवाज में बोला, अंडरस्को, अगर तुम दोनों चाहते हो तुम दोनों की बीवियां सही सलामत रहे तो एक काम करो, खुद को जान से मार लो। इतना कहते ही वह दोनों ही निंजा अपनी बंदूक अश्वेत और अंश के पास फेंक देते हैं। अश्वत्थ और अंश एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे पर अभी भी दर्द का नामो निशान नहीं था। उन्हें खुद की कोई चिंता नहीं थी, उन्हें बस अपनी बीवियों की चिंता थी। अंश और अश्वत्थ दोनों ही झुककर उस गन को उठा लेते हैं। फिर से एक दूसरे को देखते हैं। अश्वत्थ के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में एक चमक, लेकिन उस चमक में अनन्या के लिए प्यार के साथ साथ चिंता और गिल्ट भी था। उसे इस बात का गिल्ट था कि उसके बाद अनन्या अकेले कैसे सब झेलेगी। शायद अश्वत्थ इसी दिन के लिए अनन्या के साथ रूखा बिहेव करता था, ताकि उसके बाद अनन्या लोगों का सामना कर सके और खुद को संभाल सके। अश्वत्थ धीरे धीरे बंदूक को अपने सीने के पास पॉइंट कर देता है, मगर फिर वह गन को अपने कंधे के पास रखकर एक गोली चल देता है। इस गोली की आवाज बारिश की तेज आवाज से भी कहीं ज्यादा थी, मगर एक और आवाज थी जो इन सभी आवाजों को चीरते हुए अश्वत्थ के कान में पड़ी। भाई आर्यन, जो ये सब देखकर घबरा गया था, वह अश्वत्थ की तरफ चिल्लाते हुए भागा। आर्यन को देखकर अश्वत्थ के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा ठंड हो जाते हैं। उसने गुस्से में कहा, अंडरस्को, आर्यन जाओ यहां से। अंश भी आर्यन को यहां पर देखकर चौंक जाता है। उसने भी उसे गुस्से में जाने के लिए कहा, अंडरस्को, आर्यन यहां से जाओ, यहां पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। मगर आर्यन ने उनकी एक बात नहीं सुनी और वह भागते हुए उनकी तरफ आने लगा। अंश और अश्वत्थ के लिए सिचुएशन अब और भी ज्यादा खराब होने वाली थी, इसलिए वह दोनों अपने आसपास बचे चार और निंजा पर हमला कर देते हैं। उन्होंने उनके हाथ से रोड छीनी और उन निंजा को बेरहमी से मारने लगे। जो निंजा अनन्या और कनिका के पास खड़े थे वह यह देखकर गुस्से में आग बबूला हो गए। वह सभी निंजा अश्वत्थ और अंश पर हमला कर देते हैं, मगर अश्वत्थ और अंश उन दोनों ने ही मिलकर उन निंजा को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। मगर अब उनके अंदर ज्यादा जान नहीं बची थी कि वह ज्यादा देर तक लड़ सके। इसलिए अंश ने खुद को बेहोश होने से रोकते हुए आर्यन से कहा, अंडरस्को, आर्यन, कनिका और अनन्या को होश में लाओ और उनके साथ यहां से निकलो, इन्हें हम संभालते हैं। तभी वेद भी आ जाता है। वेद भी अश्वत्थ और अंश की हालत देखकर डर गया, मगर फिर उन निंजा को देखते हुए वह गुस्से में उनकी तरफ बढ़ा। पर अश्वत्थ उसे ऑर्डर देता है, अंडरस्को, टाइम वेस्ट मत करो, इन निंजा के और भी साथी यहां पर आ रहे हैं। अगर तुम दोनों यहां रुके तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अभी और इसी वक्त अनन्या और कनिका को लेकर जाओ तुम दोनों, हम दोनों इन्हें संभाल लेंगे। वेद बहुत ही ज्यादा डर गया था, मगर वह आर्यन से थोड़ा समझदार था। उसने लेफ्ट में साइड देखा तो सच में कई सारे लोग आ रहे थे। वेद ने अपना फोन निकला, पर वो स्विच ऑफ था। वह गुस्से में फोन को वहीं पर फेंक देता है, क्योंकि वह किसी से हेल्प नहीं ले सकता था। अश्वत्थ को लगा आर्यन और वेद ऐसे नहीं मानेंगे, तो उन्होंने आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। तो अंश बड़े आराम से बोला, अंडरस्को, वेद, तुम समझदार हो, तुम कनिका और अनन्या को यहां से लेकर जाओ, फिर तुम दोनों बाहर गार्डों को इन्फॉर्म भी कर सकते हो और उन्हें यहां हमारी मदद के लिए भेज देना। जल्दी करो। वेद ने देखा दूसरी तरफ से निंजा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उसने आर्यन को समझाया, अंडरस्को, आर्यन, हमें बेब और कनिका को लेकर निकलना होगा, जल्दी करो, और बेब प्रेग्नेंट है, हम उन्हें लेकर कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। बाहर पहुंचते ही हम वापस आएंगे, जल्दी करो आर्यन। आर्यन अपने लाल आंखों से अशोक को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ा, पर इस बार अश्वत्थ इरिटेट होकर बहुत ही गुस्से में बोला, अंडरस्को, आर्यन, कब तक बच्चों जैसी हरकतें करते रहोगे? तुम बड़े हो चुके हो, क्या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आती है? क्या तुम हमेशा भैया भैया करके मेरे पीछे ही एक डरपोक इंसान की तरह छिपते रहोगे? कायरो नहीं, एक ताकतवर इंसान बनो। भूलो मत तुम अश्वत्थ राठौर के छोटे भाई आर्यन सिंह राठौर हो, और अश्वत्थ सिंह राठौर का भाई इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो कायरो की तरह रोए। अश्वत्थ की यह बात सीधा आर्यन के दिल पर लगी।
उसे अपने दिल पर कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। पता नहीं उसे क्या हुआ, वह अपने आंसू पोंछता है और अनन्या के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसने जाने से पहले अश्वत्थ और अंश को देखते हुए कहा, अंडरस्को मेरा इंतजार करना, मैं वापस आऊंगा, आप दोनों को कुछ नहीं होगा। इतना कहते ही वह और वेद अनन्या और कनिका को लेकर जंगल से निकल गए। उन्हें जाते हुए देखकर अश्वत्थ और अंश के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है। मगर तभी दोनों के पीठ पर एक जोरदार वार हुआ और दोनों जमीन पर गिर गए। वक्त जैसे थम सा गया था। अंश और अश्वत्थ के मुंह से खून बह रहा था, मगर दोनों हंस रहे थे। उन्होंने अपना सर उठाकर देखा तो कई सारे निंजास आ रहे थे, पर उन निंजास के पीछे एक और शख्स थी जिन्होंने पूरे लाल कलर के कपड़े पहने हुए थे। धीरे धीरे दोनों बेहोश हो गए। कुछ देर बाद आर्यन, वेद, अहम, अगस्त और जीवन गार्डों के साथ उस जंगल के अंदर मौजूद थे। अंदर का माहौल कुछ ऐसा था कि बारिश तो हो रही थी, मगर वहां ना तो किसी की लाश थी और ना ही किसी भी तरह का खून, और ना ही वहां देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ देर पहले कोई लड़ाई हुई होगी। वेद और आर्यन तो ये देखकर हैरान थे। आर्यन ने हकलाते हुए कहा, अंडरस्को यहीं पर तो भय और अंश थे, और कई सारे लोग उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। अगस्त हल्के गुस्से में बोला, अंडरस्को तो फिर कहाँ गए हैं वह सब? यहाँ पर तो देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि यहाँ कोई था। तभी आर्यन वेद को पकड़ते हुए बोला, अंडरस्को वेद तुम बताओ ना, मैं सच कह रहा हूँ। वेद भी सभी को समझाते हुए बोला, अंडरस्को आर्यन सही कह रहा है, और अगर हम झूठ बोल रहे होते तो कनिका और अनन्या बेब को हम इस जंगल से बाहर कैसे लेकर आते? सभी सोच में पड़ गए और हर तरफ देखने लगे, मगर उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला, ना तो निंजास का और न ही अंश और अश्वत्थ का। आर्यन बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगा। वह खुद को संभालने के लिए पेड़ को पकड़ लेता है। वह कहते हुए आवाज में कहता है, अंडरस्को मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई ला कर दो। उसे पैनिक करता देख अगस्त उसे गले से लगा लेता है। उसे शांत करते हुए कहता है, अंडरस्को आर्यन पैनिक मत करो, हम अश्वत्थ को ढूंढ लेंगे, आर्यन खुद को संभालो। आर्यन रोते हुए बोला, अंडरस्को नहीं मुझे भाई चाहिए, प्लीज भैया को ढूंढ कर लाओ, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, मुझे मेरे भैया चाहिए। आर्यन की हालत बहुत ही खराब होने लगती है। वह ज्यादा इमोशनल चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाता था, क्योंकि उसकी मां के मरने के बाद सभी ने उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया था। इसलिए आर्यन छोटे से छोटे दर्द को जल्दी बर्दाश्त नहीं कर पाता था, और बचपन से ही अश्वत्थ ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। आर्यन अश्वत्थ से बहुत अटैच था। आर्यन वहीं पर बेहोश हो जाता है, और बाकी सब बहुत ही घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर राजावत ने देखा सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है राठौर खानदान की। उन्हें राठौर खानदान से कोई लेना देना नहीं था, पर उन्हें अश्वत्थ से बदला भी चाहिए था, लेकिन इस तरह नहीं। उन्होंने एक फैसला किया कि वह अपने बेटे आशु को लेकर यहां से चले जाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। महिमा आज भी अपने भाई की कैद में थी और इस बारे में किसी को नहीं पता था। अभिषेक जब तक राजस्थान पहुंचा था तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। वह भी अपने गम में इतना डूब गया कि वह कुछ वक्त के लिए महिमा को भूल गया। मगर बाद में उसने महिमा को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन महिमा के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। राठौर खानदान के परिवार में ही कई सारे दुश्मन थे जो उनके दूर के रिश्तेदार थे। वह अश्वत्थ के अचानक गायब हो जाने से इस बात का फायदा उठाकर सारी प्रॉपर्टी हड़पना चाहते थे, मगर अहम, वेद, जीवन, अगस्त और अभिषेक ने ऐसा नहीं होने दिया। अश्वत्थ ने अनन्या के प्रेग्नेंट होने से पहले ही एक वसीयत बनाई थी, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा था, अगर वह कभी नहीं रहा तो उसकी प्रॉपर्टी उसके परिवार वालों में से किसी को नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी सिर्फ उसके अगस्त, अहम, वेद, जीवन, अभिषेक और आर्यन के बच्चों को मिलेगी। अश्वत्थ ने कई सारे सीक्रेट कमांडोज को तैयार किया था जो अमेरिका और लंदन में थे। उन्होंने उन सभी कमांडो उसको पर्सनली अपने अपने भाइयों और सभी दोस्त के बच्चों के रखवाली के लिए तैयार करवाया था। अनन्या तब से बेहोश थी, मगर एक साल बाद अनन्या उद्धरण चिन्ह डॉट रेसिंग ग्राउंड में हर तरफ केवल यही शोर मच रहा था। सभी अनन्या ही चिल्ला रहे थे। हर तरफ कॉलेज के स्टूडेंट मौजूद थे और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उन सभी की नजर रेसिंग ग्राउंड पर थी। ये कार रेसिंग थी। स्टार्टिंग पॉइंट पर लगभग 10 रेसर अपनी यूनिफॉर्म पहनकर बाइक पर सवार थे, और उन सभी ने हेलमेट लगाई हुई थी, मगर एक बाइकर अभी भी वहां मौजूद नहीं थी, और यह कोई और नहीं बल्कि खुद अनन्या थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अनन्या गायब कहां हो गई, मगर दर्शकों में अभी भी अनन्या बसी हुई थी। तभी इस रेस के जज यानी कॉलेज के सबसे सीनियर स्टूडेंट ने अनाउंसमेंट की, अनन्या जहां कहीं भी हो अभी और इसी वक्त रेसिंग ग्राउंड में आओ। अगर 5 सेकंड में तुम नहीं आई तो तुम्हें इस रेस से बाहर कर दिया जाएगा। वह सीनियर इतना कहते ही हर जगह अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ाकर अनन्या को ढूंढने की कोशिश करने लगा, पर अनाउंसमेंट के बाद भी अनन्या कहीं भी नजर नहीं आ रही थी।
जो अपोनेंट के लोग थे वह सभी हंसने लगे। एक ने मजाक उड़ाते हुए कहा, जरूर वह डरपोक लड़की भाग गई होगी, बड़ी आई थी हमसे बेट लगाने। क्या कहा था उसने, हमें हराएगी और हमें अपने घुटनों पर लाएगी। अब तो उसे वह करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि वह हार चुकी है। गजब, मतलब अभी रेसिंग शुरू भी नहीं हुई मगर तुमने तो इसके रिजल्ट को अनाउंस कर दिया। तुम तो अंतर्यामी हो, लेकिन मुझसे बड़े नहीं। इतना कहते ही एक हट्टा कट्टा लगभग 22 साल का लड़का बड़े ही एटीट्यूड के साथ वहां पर आया। उसकी कठोर मगर रोबदार आवाज वहां गूंज उठी। उसकी आवाज वहां मौजूद चिल्ला रहे लोगों को दबा रही थी। सभी पलटकर उसकी तरफ देखते हैं तो सभी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई उस लड़के को देखकर। उस लड़के ने पूरा ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक तेज झलक रहा था। तभी एक लड़की एक्साइटमेंट में चिखी, अरे ये तो हमारे कॉलेज का हैंडसम हंक आर्यन सिंह राठौड़ है, जिसने पिछली रेस में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। यह सुनते ही सभी लड़कियां आर्यन की तरफ भागने लगी, क्योंकि सभी उसकी दीवानी थी। आर्यन उन लड़कियों को हाथ दिखाकर बड़े ही अदा के साथ कहता है, गर्ल्स अभी नहीं, अभी तो मैं ब्यूटी पार्लर से आ रहा हूँ। अगर किसी ने मुझे गले लगाया तो मेरा हेयर स्टाइल सब बर्बाद हो जाएगा। यू नो ना, मुझे हर चीज परफेक्ट पसंद है। खैर अभी मैं किसी और काम से आया हूँ। इतना कहते ही आर्यन वहीं खड़े एक लड़के के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ मजाक उड़ाने वाले लड़के से बोला, क्या कहा था तुमने, अनन्या हारेगी? चल मैं एक भविष्यवाणी करता हूँ, कुछ देर बाद तुम अपने घुटनों के बल बैठकर मुझे डैडी कह रहे होंगे, क्योंकि इस रेस में तुम्हारा आदमी तो कभी नहीं जीतेगा। आर्यन बहुत ही एटीट्यूड के साथ यह सब कह रहा था। उसकी आंखों में कुछ तो अजीब था कि वह लड़का उसकी आंखों में देख नहीं पा रहा था। जो लड़का अनन्या का मजाक उड़ा रहा था उसका नाम विशाल था। विशाल हंसते हुए बोला, अच्छा तो कहाँ है अन्य? मुझे तो कहीं नहीं दिख रही। वो जरूर हारने के डर से भाग गई होगी। आर्यन गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि विशाल के कंधे पर अपना हाथ जोर से रखते हुए उसे दबाते हुए दांत पीसकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोला, हम राठौर हैं और राठौर कभी भी भागते नहीं है, समझा तू? उसने इतना कहा ही था कि तभी सभी के कानों में एक बाइक की आवाज पड़ी, जो तेज रफ्तार के साथ स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जा रही थी। यह अनन्या थी। सभी उसे देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। अनन्या जब तक स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचती तब तक रेस शुरू हो चुकी थी, इसलिए सभी बाइक स्टार्टिंग पॉइंट से फुल स्पीड में निकल चुकी थी। अनन्या भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। इस वक्त अनन्या सबसे पीछे थी और सबसे आगे विशाल का दोस्त था। विशाल ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और आर्यन का मजाक उड़ाने लगा, मगर आर्यन एक हल्की मुस्कुराहट के साथ उस रस को देख रहा था। यह रेस लगभग 10 किलोमीटर तक की थी, क्योंकि यह रेस कॉलेज में ऑर्गेनाइज नहीं की गई थी, बल्कि यह वेट की रेस थी जिसे विशाल और अनन्या ने लगाई थी, इसलिए कोई भी टीचर यहां मौजूद नहीं था। अनन्या अपनी स्पीड और भी ज्यादा तेज बढ़ती है। सामने एक मोड़ था, बाकी बाइक रेसर्स ने अपनी स्पीड वहां पर कम कर ली थी, मगर अनन्या ने और भी ज्यादा स्पीड बढ़ा ली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। इस मोड़ पर रेसर्स की ग्रिप बाइक पर होनी बहुत जरूरी था और खासकर कंट्रोल पाना और भी ज्यादा जरूरी था, मगर सभी ये देखकर हैरान थे कि अनन्या अपनी स्पीड बढ़ाते ही जा रही थी। विशाल हंसते हुए बोला, क्या ये लड़की बेवकूफ है? यह इसे अपनी जान जोखिम में डालने का शौक है। अब तो इसकी टिकट पक्का हॉस्पिटल में कटेगी। इतना कहकर वो ठहाके मार के हंसने लगा, मगर अगले ही पल उसकी हंसी तब गायब हो गई। उस मोड़ को अनन्या ने बड़े ही आसानी से पार कर लिया, क्योंकि अनन्या पहले से ही एक रेसर थी। उसे हर एक चीज का अच्छे से एक्सपीरियंस था। इस एक्ट के बाद अनन्या के फैंस और भी ज्यादा शोर मचाने लगा। सभी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और अनन्या अनन्या चिल्लाने लगे। कुछ ही देर में अनन्या सबसे आगे हो गई, मगर फिनिशर लाइन से कुछ ही दूरी पर उसने अपनी स्पीड एकदम कम कर दी। यह देखकर सभी शॉक हो गए। देखते ही देखते विशाल का दोस्त आगे निकल गया। अनन्या मुस्कुराई। वह इस वक्त सेकंड पोजीशन पर थी, मगर फिर उसने अपने हाथों से एक इशारा किया। इस इशारे का मतलब लूजर था, जिसे देखते ही विशाल गुस्से में आग बबूला हो गया। वही अनन्या मुस्कुराते हुए स्पीड को सबसे ज्यादा फास्ट कर देती है और उसकी बाइक सबसे पहले फिनिशर लाइन को क्रॉस करते हुए निकल गई। यह रेस अनन्या जीत चुकी थी। अनन्या के फैंस खुशी के मारे उछल रहे थे, मगर विशाल और उसके दोस्त अपनी जगह पर जम चुके थे और गुस्से में खड़े थे। तभी सभी रेसर्स अपने अपने हेलमेट को निकालकर एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। विशाल का दोस्त राघव गुस्से में एक अनन्या को देख रहा था, मगर उसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह अनन्या के पास जाकर अपने हाथ आगे करके मुस्कुराते हुए बोला, अनन्या मैंने तुम्हारे साथ पहली बार रेसिंग की है, पर तुम तो कमाल की रेसर हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? अनन्या बड़े एटीट्यूड के साथ उसके बड़े हुए हाथ को देखती है तो उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। वह अपनी कठोर नजरों से राघव को देखते हुए खतरनाक तरीके से मुस्कुरा कर बोली, सॉरी, बट मैं गधों को हाथ नहीं लगाती।
इतना कहते ही वह किसी मॉडल की तरह चलते हुए आर्यन के पास खड़ी हो गई। आर्यन एकदम से उसके गले लगकर खुश होकर बोला, बेब यू आर अमेजिंग। अनन्या उसके कंधे पर हाथ रखकर बड़े एटीट्यूड के साथ विशाल को देखते हुए बोली, अमेजिंग तो तब होगा जब ये सब अपने घुटनों के बल बैठकर तुम्हें डैडी कहेंगे, क्योंकि हमारी शर्त तो इसी पर लगी थी। यही नहीं, इन्हें हमारे कदमों में नाक भी रगड़ना होगा और अगले 1 साल तक हमारा सर्वेंट बनकर रहना पड़ेगा। अनन्या और आर्यन दोनों ही बहुत ही ज्यादा क्रूएल और हार्टलेस लग रहे थे। राघव और विशाल दोनों ही घबरा गए, क्योंकि कॉलेज में उनकी बहुत इमेज थी। सब उनसे डरते थे। इस तरह अगर वह घुटने टेकते या आर्यन को डैडी कहते हैं तो उनकी बहुत बेइज्जती होती। राघव एकदम से बोला, आर्यन अनन्या हम दोस्त ही तो है, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तो तुम लोग ऐसे कैसे कह सकते हो? चलो तुम्हारे जितने की खुशी में पार्टी करते हैं। अनन्या हल्के गुस्से में आर्यन को देखते हुए बोली, आर्यन आई हेट डॉग्स। तुम्हें पता है ना मुझे डॉग से कितने नफरत है। आर्यन मुस्कुराकर बोला, डॉग्स को कंट्रोल कैसे करते हैं यह मुझे बहुत अच्छे से आता है। वो दोनों डायरेक्टली राघव और विशाल को डॉग्स कह रहे थे और उनकी बेइज्जती कर रहे थे। विशाल गुस्से में बोला, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हो? अनन्या अपने कंधे ऊपर करके बोली, हमने क्या किया? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि हमने जो बेट लगाई थी उसे पूरा करो। अब सभी कॉलेज के स्टूडेंट ये रट लगाने लगे कि राघव और विशाल को वही करना चाहिए जो अनन्या ने कहा है, क्योंकि अनन्या ये रेस जीत चुकी थी। लेकिन राघव और विशाल झुकने को तैयार नहीं थे। विशाल गुस्से में आर्यन को उंगली दिखाते हुए बोला, एक लड़की के आड़ में तू छुप क्यों रहा है? अगर हिम्मत है तो तू रेस कर। और वैसे भी जितने लोगों ने रेस लगाया वह सब लड़के थे और अनन्या एक लड़की है, इसलिए हम इस रेस को नहीं मानते। अनन्या हंसते हुए बोली, विशाल उस हिसाब से तो तुम्हें राघव पर शर्म आनी चाहिए कि वह एक लड़की से हार गया। लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे। इतना कहते हुए वो एक जोरदार किक विशाल के घुटने पर मारती है, जिस कारण विशाल मुंह के बल जमीन पर गिर गया। वह उठता उससे पहले ही अनन्या ने बेरहमी से उसके पीठ पर एक किक किया और उसके पीठ पर पैर रखकर खड़ी हो गई। उसने बेरहमी से कहा, अभी के भी डैडी बोल, और याद रखना मैं तुम्हारी बड़ी मॉम हूं और बच्चे बड़ी मॉम के सामने जबान नहीं चलाते हैं। अनन्या ने विशाल को उठना नहीं दिया। विशाल ने काफी ज्यादा कोशिश की उठने की, मगर वह नहीं उठ पा रहा था। वह अब गुस्से से आग बबूला हो चुका था। राघव अनन्या पर हमला करता उससे पहले ही आर्यन उसकी कलाई को पकड़कर उसे भी जोरदार किक मारता है तो वह भी जमीन पर गिर जाता है। आर्यन उसके बालों को खींचते हुए गुस्से में बोला, गद्दार लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए ईमानदारी से अपनी हार मानो और मुझे डैडी बोल दो। विशाल और राघव अपनी जगह से उठ नहीं पा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर पत्थर रख दिया गया हो। अब तो उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तो दोनों हार मानकर दोनों आर्यन को डैडी बोल देते हैं और अनन्या को बड़ी मॉम। फिर दोनों जमीन पर अपनी नाक को रगड़ते हैं। यह देखकर आर्यन और अनन्या काफी ज्यादा सेटिस्फाई थे। फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। उनके जाते ही विशाल जमीन से उठाते हुए अपने मुंह से मिट्टी पोंछता है और नफरत से कहता है, तुम दोनों ने यह अच्छा नहीं किया है। अब तुम दोनों को मुझसे कोई बचा नहीं सकता है। तुम दोनों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। राघव और विशाल दोनों ही अपनी बेइज्जती से गुस्से में लाल थे और दोनों ही अब नफरत से भर चुके थे। सभी उन दोनों का मजाक उड़ा रहे थे। उन दोनों ने खुद को संभाला और अपने बाइक से वहां से निकल गए। अनन्या और आर्यन सीधा राठौर मैंशन के लिए निकल गए, क्योंकि वह सभी मुंबई काफी पहले ही वापस आ चुके थे। राठौर मैंशन के सामने अपनी बाइक को रोकते ही दोनों हेलमेट को अपने हाथ में लिए अंदर जाने लगे। दोनों के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। उन दोनों को देखते ही वहां के गार्ड्स अपना सर झुका लेते हैं। उसी वक्त अगस्त, जो विला के बाहर निकल रहा था, उसे देखते ही आर्यन और अनन्या एक पल के लिए रुक गए, मगर फिर दोनों ही उसे इग्नोर करते हुए अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें किसी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। अनन्या अपने हेलमेट आर्यन को दे देती है। उसने अपनी कोल्ड नजरों से चारों तरफ देखा तो उसे किचन से मिस्टी आते हुए दिखाई थी। मिस्टी ने इस वक्त ब्लैक पेंट और व्हाइट टॉप पहना हुआ था और उसके हाथ में एक बच्चा था जो लगभग 8 महीने का था। मिस्टी उस बच्चे को शांत कर रही थी। तभी मिस्टी की नजर अनन्या पर पड़ी। वह अनन्या को देखते ही जल्दी से उसके पास भाग कर गई और वह मुंह बनाते हुए बोली, अनन्या दीदी देखिए ना, ये शांत नहीं हो रहा। मैंने इसे कार्टून दिखाया फिर भी। अनन्या घूर के उस बच्चों को देखती है। उसके बाद उस बच्चे को गोद में ले लेती है। उसने जैसे ही उस बच्चे को गोद में लिया वह शांत हो गया और अपने बड़ी बड़ी आंखों से अनन्या को देखने लगा। वह अपने हाथों को बार बार अनन्या के गाल पर फिरा रहा था और खुश हो रहा था। उस बच्चे की शक्ल अश्वत्थ जैसी थी, क्योंकि यह अनन्या और अश्वत्थ का बेटा था। इसका अभी नामकरण तो नहीं हुआ था, हाँ, मगर सभी उसे प्यार से लिटिल अनन्या बोलते थे। अनन्या एक्सप्रेशन लेस भाव से वहां से जाते हुए आर्यन से बोली, जाकर मीटिंग की तैयारी करो, हम कुछ ही देर में वहां के लिए निकल रहे हैं।
यह सुनते ही आर्यन अपने रूम की तरफ चला गया। मिस्टी दोनों को जाने के बाद वही रखे अपने कुरकुरे निकाल कर खाने लगी। अनन्या जैसे ही अपने रूम पहुंचने वाली थी, अचानक वह वेद से टकरा गई। वेद शायद कहीं जल्दी में जा रहा था। अनन्या एकदम से उसे रोकते हुए बोली, 1 मिनट रुको। वेद एकदम से रुक गया, मगर वो थोड़ा सा घबरा गया था, पर फिर बड़े शांति से मुस्कुराकर बोला, जी बेब, क्या आपको कुछ काम था? अनन्या उसके सामने खड़ी होकर लिटिल अश्वथ के माथे पर हाथ फेरकर उससे सवाल करती है, मिस्टर हैंडसम को और कितना वक्त लगेगा आने में? तुम लोग पिछले 1 साल से कह रहे हो कि वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं। ऐसा कौन सा बिजनेस ट्रिप है जो 1 साल में अभी तक खत्म ही नहीं हुआ? कहीं तुम लोग मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो? इतना कहते ही वह अपनी आंखें छोटी कर उसे शक भरी नजरों से देखती है। मगर वेद घबराते हुए बोला, नहीं बेब, ऐसा कुछ भी नहीं है। वह मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। इतना कहते ही वह जल्दी से वहां से निकल गया, मगर उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। लगभग 2 घंटे बाद शाम के 5 बजे अनन्या ने इस वक्त ब्लैक पेंट और ब्लैक शर्ट पहना हुआ था। उसके ऊपर उसने बहुत ही स्टाइलिश ब्लेजर डाला हुआ था, एक हाई पोनी। अनन्या और आर्यन कुछ ही देर में राठौर विला से निकल गए थे और वह दोनों सीधा एक होटल के बाहर खड़े थे। गार्डों ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था। कार से बाहर निकलते ही अनन्या और आर्यन के होठों पर एक जहरीली मुस्कान आ गई। अनन्या और आर्यन काफी ज्यादा बदल चुके थे। उन दोनों की हरकतें अब सभी को केवल परेशान करती थी या मुसीबत में डालती थी, और वह दोनों किसी को नॉर्मल वे में परेशान नहीं करते थे, बल्कि इतना परेशान कर देते थे कि सामने वाला इंसान सुसाइड करने तक पर मजबूर हो जाता था। अब ऐसा क्या हुआ, यह तो सिर्फ वही दोनों जानते थे। मगर उन दोनों को ही अनन्या से बेहद नाराजगी थी कि वह अभी तक अपने बिजनेस ट्रिप से वापस क्यों नहीं आया। यही नहीं, आर्यन 8 महीने पहले ही कोमा से वापस आया था, जिस कारण उसकी कुछ मेमोरी इरेज हो चुकी थी, जिसे जानबूझकर किया गया था, और यह किसी और ने नहीं बल्कि अगस्त ने करवाया था। अनन्या और आर्यन एक रूम के अंदर बहुत ही एटीट्यूड से बैठे हुए थे। उन दोनों के ही चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उन दोनों की आंखें एकटक अपने सामने बैठे हैं आदमी की तरफ थी, जिसकी उम्र लगभग 23 से 32 साल होगी। उस आदमी के चेहरे पर भी दुनिया जहां का एटीट्यूड नजर आ रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर गॉगल्स लगाया हुआ था। वो किसी राजा की तरह बैठा हुआ था। तभी आर्यन ने बड़े ही एटीट्यूड से कहा, अंडरस्को मिस्टर रेड्डी, हम पिछले आधे घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, उसके बावजूद आपने अभी तक एक शब्द नहीं कहा। क्या आप यहाँ पर हमारा टाइम वेस्ट करने आए हैं? आर्यन की आवाज में एक कड़कापन था, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि मिस्टर रेड्डी अनन्या को घूर रहे थे। मिस्टर रेड्डी भी कोई मामूली इंसान नहीं था। तमिलनाडु में उसकी बहुत चलती थी। यही नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया में अपना बहुत नाम कमाया था। तभी मिस्टर रेड्डी अपने आंखों से चश्मा हटाते हैं और एकटक अनन्या को देखते हुए मुस्कुराकर बोले, अंडरस्को ब्यूटीफुल। अनन्या की आंखें छोटी हो गई। उसने हल्के गुस्से में पूछा, अंडरस्को आपके कहने का मतलब क्या है मिस्टर रेड्डी? मैं सिर्फ आपको 30 सेकंड देती हूँ। अगर आपने काम की बात नहीं की तो हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि मेरे पास फालतू लोगों के लिए फालतू का वक्त नहीं है। अनन्या के इस बिहेवियर से मिस्टर रेड्डी थोड़ा सा मुस्कुराया। फिर अनन्या को देखते ही उसने अपनी बात को कहना शुरू किया, आज तक किसी ने भी मुझे यानी रावत रेड्डी से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने ऐसी कोशिश की। इंटरेस्टिंग। अनन्या हंसकर बोली, अंडरस्को मुझे लगता है आप बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, और न ही बात आपकी इंटरेस्ट की। तो मुझे आपकी इंटरेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहते ही वो और आर्यन अपनी जगह से खड़े हो गए और बाहर जाने लगे। वो दोनों दरवाजे के पास पहुंचे थे। तभी मिस्टर रावत ने अपनी दमदार आवाज में कहा, अंडरस्को मुझसे शादी कर लो। उसके बाद को सुनते ही अनन्या और आर्यन के कदम अपनी जगह पर रुक गए। दोनों पहले तो हैरान थे, मगर फिर उनके एक्सप्रेशन काफी ज्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं। अनन्या पीछे मुड़ी और गुस्से में बोली, अंडरस्को हाउ डू यू? तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? रावत अपनी जगह से खड़े होकर अपने पैंट के जेब में हाथ डालते हुए जवाब देता है, अंडरस्को एक ऐसी लड़की जो बिना शादी के ही मां बन चुकी है। मुझसे शादी कर लो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे बच्चे को अपना नाम दूंगा। अनन्या कुछ कहती उससे पहले ही आर्यन ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए रावत को घूरते हुए जवाब देता है, अंडरस्को शायद तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ। आर्यन सिंह राठौड़, और मेरे बगल में जो खड़ी है वो है अनन्या सिंह राठौड़, और तुम जिन बच्चों का बाप बनने के बात कर रहे हो उनके पास पहले ही बाप और खानदान का नाम है। उन्हें किसी भिखारी के नाम की जरूरत नहीं। आइंदा से अपनी शक्ल भी हमें मत दिखाना। इतना कहते ही वो दोनों वहां से चले गए। उनके जाते ही रावत के होठों पर एक शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई। वही आर्यन और अनन्या गुस्से में वहां से निकल जाते हैं। कार के अंदर आर्यन कार को फास्ट ड्राइव करते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को बेब आई थिंक उसे पता नहीं है कि आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है।
अनन्या अपने फोन में कुछ देखते हुए बोली अंडरस्को, और मैं चाहती भी नहीं किसी को पता चले। इतना कहते ही दोनों मुस्कुराने लगते हैं। बहुत ही कम लोगों को पता था कि अनन्या अश्वत्थ की पत्नी थी, और अब दुश्मनों को देखते हुए इस बात को छुपाना ही सभी ने बेहतर समझा। आज का पूरा दिन अनन्या और आर्यन का ऑफिस में ही बीता, क्योंकि वो दोनों ऑफिस में आधे से ज्यादा काम संभालते थे। आज दोनों ही घर लेट पहुंचे। विला के अंदर पहुंचते ही फिर से बच्चे की रोने की आवाज आई, तो अनन्या अपने माथे को रगड़कर बोली अंडरस्को, एक इनका लाउड स्पीकर कभी बंद नहीं होता। इतना कहते ही वो अपने रूम में चली गई, और फ्रेश होने के बाद उसने लोअर टी शर्ट पहन लिया और जैसे ही मिस्टी के रूम में गई, उसने दिखा दो बच्चे खिलौने के साथ खेल रहे थे। ये दोनों ही अनन्या के बच्चे थे, क्योंकि अनन्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। अनन्या रूम के अंदर जाकर अपने दोनों बच्चों को देखती है जो रो रहे थे। अनन्या ने जैसे ही दोनों को घूर के देखा, दोनों एकदम शांत हो गए, जैसे डर गए हो। उससे अनन्या की गुस्से भरी नजर दोनों के ही ऊपर थी, और दोनों ही बच्चे एकदम शांत होकर उसे देख रहे थे, जैसे कह रहे हो मम्मा हमें डर लग रहा है, हमें ऐसे मत देखिए। तभी मिस्टी, जो थोड़ी सी घबरा गई थी, उसने अनन्या के डर से अपने तरफ खींचते हुए कहा अंडरस्को, अनन्या दी, अगर आपको काम है तो आप कर लीजिए, मैं बेबी को संभाल लूंगी। वैसे भी इनके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतना कहते ही वो बहुत ही ज्यादा खुश नजर आने लगी। मगर अनन्या हल्की मुस्कुराहट के साथ अचानक के सवाल करती है अंडरस्को, मिस्टी हम कब तक आने वाला है? क्या तुम्हारी उससे बात हुई? अनन्या शक भरी नजरों से मिस्टी को देखने लगती है, तो मिस्टी अपनी नजरें चुराते हुए जवाब देती है अंडरस्को, नहीं दी, मेरी मिस्टर हिटलर से कोई बात नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने भी उनके कॉल को काफी बार ट्राई किया, पर उन्होंने मेरा कॉल रिसीव ही नहीं किया। अनन्या ये सुनकर मिस्टी की नजरों को देखते हैं, जिसमें सच दिख रहा था, तो वो आगे कुछ नहीं बोली और अपने दोनों बच्चों को उठाकर रूम में आ गई। उसने दोनों बच्चे को बेड पर लिटाया और उन्हें चादर से कवर करते हुए उनके सिर पर हाथ फेरने लगी। वो दोनों ही बेबी बॉय थे। एक को सभी लिटिल अश्वत्थ कहते थे और दूसरे को लिटिल आर्यन, क्योंकि वो 5 मिनट छोटा वाला बेबी कुछ ज्यादा ही शरारती था। अनन्या दोनों बच्चे को देखते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली अंडरस्को, बेबी आप चिंता मत करो, आपके डैडी बहुत जल्दी आएंगे। मुझे ये तो नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन सभी ने कहा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, पर कोई भी बिजनेस ट्रिप इतनी लंबी तो नहीं हो सकती है ना। कुछ तो गड़बड़ है जो सभी लोग मुझसे छुपा रहे हैं और नहीं चाहते कि मुझे सच का पता चला। इतना कहते ही वो भी दोनों बच्चे के पास लेट जाती है। अनन्या जिंदगी जी तो रही थी, मगर उसे ही पता था वो कैसे जी रही है। अश्वत्थ की यादें उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती थी। वो हर पल उसे देखने के लिए तरसती थी, मगर सिचुएशन ऐसी थी कि ना तो वो अश्वत्थ को मैसेज कर पा रही थी, ना कॉल, और ना उससे मिल पा रही थी, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता था अश्वत्थ है कहाँ। आखिरकार सिर्फ अश्वत्थ ही नहीं, घर के कई सदस्य गायब थे, जिनके बारे में अश्वत्थ को कुछ भी नहीं पता था। अश्वत्थ काफी देर तक बेबीज के सिर पर हाथ फेरती है। जब उसने देखा दोनों बच्चे अपने में ही खेल रहे हैं, तो वो बेड से टेक लगा कर बैठ जाती है। दोनों बच्चे 8 महीने के थे, इस वजह से वो पैरों के बाल थोड़ा थोड़ा चल लेते थे और बैठ भी जाते थे। एक बेबी थोड़ा सा सरागते हुए अनन्या के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है, और फिर अनन्या को देखकर हंसते हुए बोला अंडरस्को, मम्मा मम्मा। अनन्या अपनी सोच से बाहर आकर उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर उसके माथे पर किस करके बोली अंडरस्को, शैतानी मत करो, चलो सो जाओ। उसने जैसे ही ये कहा, लिटिल आर्यन का चेहरा बन गया। ये देखकर अनन्या थोड़ा रूड होकर बोली अंडरस्को, क्या तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनने वाले? उसने जैसे ही ये कहा, अचानक कि दोनों बच्चे अपनी जगह पर लेटकर एकदम से आंखें बंद कर लेते हैं। ऐसा लग रहा था वो अनन्या की बात बहुत अच्छे से समझ रहे हो। वही दोनों की नौटंकी देखकर अनन्या हल्का सा हंस देती है। उसे सोचने लगी कि चाहे जो हो, पर उसके दोनों बच्चे उससे बहुत डरते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेद और अगस्त इस वक्त स्टडी रूम में मौजूद थे। दोनों ही काफी सीरियस होकर लैपटॉप में एक वीडियो देख रहे थे। जैसे जैसे दोनों उस वीडियो को देखते हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन काफी ज्यादा बदल गए थे। वेद गुस्से में अपना हाथ पटकते हुए बोला अंडरस्को, ये कौन है जो हमारे आदमियों को इतनी बेरहमी से मारकर उनका वीडियो बनाकर हमें भेजता है? इसने तो अब हद कर दी है। ये हमारे 500 से भी ज्यादा गार्डों को जान से मर चुका है। अगस्त भी बहुत गुस्से में था। वो अपने माथे को सहलाते हुए गुस्से में कहता है अंडरस्को, ये जो कोई भी है बहुत चालाक है, लेकिन हम अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते। हमें किसी ऐसे इंसान की हेल्प की जरूरत है जो बहुत ही ज्यादा चालाक और निडर हो। अगस्त में जैसा ही ये कहा, वेद के दिमाग में एक इंसान का ख्याल आया, तो उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा अंडरस्को, रावण हमारी हेल्प कर सकता है। अगस्त उसे घूरते हुए दांत पीसकर बोला अंडरस्को, क्या तुम्हें यकीन है कि वो राक्षस हमारी हेल्प करेगा? वो चाहे जो हो, लेकिन उसके भी नाम के आगे राठौर लगता है। वो भी ऋषित राठौर है, राठौर खानदान का हिस्सा है, तो वो हमारी हेल्प क्यों नहीं करेगा? अगस्त को भी वेद की बात से ही लग रही थी, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर कहा अंडरस्को, ठीक है,
हम कल सुबह ही उससे बात करने जाएंगे क्योंकि हमारे लिए बाकियों को ढूंढना भी बहुत जरूरी है। दोनों ऐसे ही कुछ देर तक बात करते हैं, फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अगली सुबह आर्यन जिम में जाकर एक्सरसाइज करता है, फिर शावर लेकर अच्छे से ऑफिस के लिए तैयार हो गया। इस वक्त वो मिरर के सामने अपने बालों को बना रहा था। तभी अचानक से उसकी नजर अर्शी की तस्वीर पर गई। वो उस तस्वीर को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर थोड़ा रहस्यमय तरीके से बोला, मिसेज गैंगस्टर, तुम तो मिस्टर इंडिया बन चुकी हो, पर कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारा मिस्टर इंडिया हूँ। तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा, फिर तुम मेरी बाहों में होगी और कहीं नहीं जा पाओगी। मैं यानी आर्यन सिंह राठौड़ खुद से वादा करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर तुम इस रूम में मेरी बाहों में होगी। बहुत भाग लिया तुमने मुझसे। इतना कहते ही वो डेविल स्माइल करते हुए रूम से बाहर चला गया। अर्शी 1 साल पहले ऐसे गायब ही थी कि किसी को पता ही नहीं चला, ना तो अभी भी किसी को पता था कि वो उस वक्त महल के अंदर थी या बाहर। ये बस एक राज बन के रह चुका है जिसे आज तक कोई नहीं पता कर पाया। ब्रेकफास्ट के वक्त सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। अनन्या आर्यन एक तरफ बैठे थे, मिस्टी अनन्या के लेफ्ट साइड बैठी थी, वेद अगस्त उनके सामने बैठे थे। लिटिल आर्यन आर्यन की गोद में था और लिटिल अश्वत अनन्या की गोद में। दोनों चुपचाप बैठे थे क्योंकि अनन्या गुस्सा हो सकती थी और वो दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ब्रेकफास्ट के बाद सभी अपने अपने काम पर चले गए। अनन्या लिटिल अश्वत के गालों पर किस करके प्यार से बोली, ज्यादा रोना मत, वरना वापस आकर पिटाई करूंगी तुम्हारी मैं। लिटिल अश्वत क्यूट सा चेहरा बना देता है और कस के अनन्या के कॉलर को पकड़ लेता है, जैसे बताना चाहता हो अनन्या न जाए। अनन्या उसके इस हरकत पर उसकी उंगलियों को अपने कॉलर से हटाते हुए उसकी उंगलियों को किस करके बोली, बेबी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आज मैं पूरा दिन तुम्हारे पास रहती हूँ। जाओ मिस्टी आंटी के पास। अपने लिए आंटी सुनकर मिस्त्री का मुंह बन गया। वही आर्यन अपने गोद में शरारत कर रहे हैं। लिटिल आर्यन को घूरते हुए बोला, तुम बहुत खड़ूस हो, देखो तो जरा मेरे खूबसूरत से चेहरे का क्या हाल बना दिया है। खरोच खरोच कर देखना, वापस आकर चुन चुन कर बदला लूंगा। यह सुनकर लिटिल आर्यन हंसने लगा और उसने जोर से आर्यन के चेहरे पर फिर से मार दिया। उसे बुरी तरह घूरता है पर लिटिल आर्यन अपनी जीभ निकलने लगा, जैसे उसे चिढ़ा रहा हो। यह देखकर आर्यन झट से उसकी जीभ को अपने हाथ से पकड़ लेता है। तो लिटिल आर्यन रोते हुए अनन्या को देखने लगा और उसे पुकारने लगा, जैसे शिकायत कर रहा हो, मम्मा चाचू से बचाव वरना आपके बच्चे की टंग गई है। आर्यन की गोद से अनन्या लिटिल आर्यन को लेती है, फिर उसे भी मिस्टी की गोद में पकड़ाते हुए दोनों वहां से चले गए। मिस्टी दोनों बच्चे को लेकर फिर से अपने रूम में आ गई, लेकिन मिस्टी इस बात से अनजान थी कि किसी की जानलेवा नजरें उसे घूर रही थी, जैसे वो मिस्टी को जान से ही मार देगा। और मिस्टी इस बात से अनजान दोनों बेबीज के साथ रूम में खेल रही थी। पर अचानक ही मिस्टी का डर से बुरा हाल हो गया और उसके जोरदार चीख पूरे विला में गूंजने लगी। मिस्टी की चीख सुनकर बाहर खड़े गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। वह सभी जल्दी से भागते हुए अंदर जाते हैं। गार्ड का लीडर जल्दी से मिस्टी के रूम में पहुंचा। अंदर के नजारे को देखकर वह शॉक हो गया। वहां पर एक नकाबपोश आदमी खड़ा था, जिसने मिस्टी के ऊपर चाकू तना हुआ था और मिस्टी काफी ज्यादा घबराई हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के बीच हाथापाई हुई हो। फिर गार्डों ने बेड की तरफ देखा तो दोनों बच्चे बेड पर लेटे एक दूसरे को मारकर हंस रहे थे। उन्हें सेफ देखकर गार्ड्स ने एक राहत की सांस ली। फिर गार्ड्स के लीडर ने बाकी गार्डों को कुछ इशारा किया तो उनमें से 2 गार्ड्स जल्दी से लिटिल अश्वत और लिटिल आर्यन को गोद में लेकर रूम से बाहर चले गए। गार्ड्स के लीडर ने अपनी कठोर और सख्त आवाज में उस नकाबपोश आदमी को देखते हुए कहा, बेहतर होगा तुम हमारी मैडम को छोड़ दो और उन्हें जाने दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह नकाबपोश ये सुनकर हंसने लगा। फिर वह अपनी पकड़ मिस्टी पर कसते हुए बोला, बिल्कुल नहीं। कितने वक्त से मैं एक शिकार की तलाश में था। अब जब शिकार मेरे हाथ लगा है तो मैं इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। आज मुझे इसे यहां से ले जाने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। इतना कहते ही वह मिस्टी को खिड़की की तरफ लेकर जाने लगा, जहां से वह आया था। मिस्टी इतना ज्यादा घबराई थी कि उसका दिमाग ही नहीं चल रहा था। वह गार्ड धीरे धीरे मिस्टी की तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर नकाबपोश आदमी ने चाकू उसकी तरफ करते हुए अपनी भारी और कड़क आवाज में कहा, अगर एक कदम और बढ़ाया तो मैं इस लड़की का गला काट दूंगा। यह सुनते ही वह गार्ड तुरंत रुक गया। वह हल्का सा घबराया हुआ था क्योंकि उसकी एक गलती मिस्टी की जान ले सकती थी। वही मिस्टी के तो माथे से पसीना निकल रहा था। वह रोते हुए खुद को छुड़ाकर बोली, छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे, जाने दो। वो नकाबपोश मिस्टी से काफी लंबा और चौड़ा था। उसकी दमदार पर्सनैलिटी किसी को भी डरने पर मजबूर कर दे। यहाँ तक कि उसकी आवाज भी बहुत भारी और डरावनी थी। उसने एकदम से अपने जेब से कुछ निकालकर वहीं फेंक दिया। उसके चाकू फेंकते ही पूरे रूम में सफेद कलर का धुआं फैल गया।
फिर उसने एकदम से मिस्टी को अपने कंधे पर उठाया और खिड़की से कूद गया। मिस्टी बस चिल्लाती रह गई। वही वह गार्ड अपने चेहरे के पास से धुआं साइड करते हुए सामने देखते हैं तो शॉक हो जाता है, क्योंकि सामने कोई नहीं था। वह जल्दी से खिड़की के पास जाकर चारों तरफ देखता है। वह तो मिस्टी मैं को लेकर चला गया। मुझे जल्दी से अनन्या मैं को इन्फॉर्म करना होगा। इतना कहते ही वह भागते हुए विला के बाहर जाने लगा और अनन्या को कॉल करके सब बता दिया। सभी गार्ड्स पूरे विला को अच्छे से घेर लेते हैं और उस नकाबपोश इंसान को ढूंढने लगते हैं जो मिस्टी को लेकर गायब हो गया। उन्होंने बहुत ढूंढा पर मिस्टी उन्हें कहीं नहीं मिली। वही वह नकाबपोश इतना तेज था कि वह कुछ ही देर में विला से काफी दूर आ गया। फिर वह मिस्टी को अपने जीप के अंदर बंद करते हुए डेविल स्माइल करके बोला, क्यूटी पाई, मैं कब से तुम्हारा शिकार करना चाहता था। आखिरकार आज तुम मेरे कब्जे में आई गई। मिस्टी घबराहट से बहुत रो रही थी। वह जैसे ही उस आदमी को धक्का देती है, वह आदमी उसे कार में बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठता है और वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अनन्या और आर्यन इस वक्त मीटिंग रूम में थे। कुछ देर तक मीटिंग चली। उसके बाद दोनों जैसा ही केबिन में आए, अचानक अनन्या का फोन बजा। अनन्या ने जैसे ही कॉल रिसीव किया, तभी दूसरी तरफ गार्ड ने घबराते हुए कहा, अंडरस्को मैं मिस्टी मैं का किडनैप हो गया है। यह सुनकर अनन्या ने शॉक होकर सवाल किया, अंडरस्को ये तुम क्या कह रहे हो। तो गार्ड जल्दी से जवाब देता है, अंडरस्को हमें मिस्टी मैम की चीखने की आवाज आई थी, तो हम सभी उनके रूम में आए, पर हमने देखा एक मास्क मैन ने उनके गले पर चाकू रखा हुआ था। दोनों लिटिल यंग मास्टर बिल्कुल ठीक है, मगर वह मास्क मैन मिस्टी मै को लेकर जा चुका है। हमने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन हम नाकाम रहे। अनन्या जैसे ही यह सुनती है, उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। उसने बिना किसी भाव से कहा, अंडरस्को सीसीटीवी फुटेज चेक करो और मुझे भी मेल करो। इतना कहते ही वह कॉल कट कर देती है। आर्यन उसको इतना सीरियस देखकर पूछता है, अंडरस्को बेब क्या कोई प्रॉब्लम है। अनन्या उसे बिना देखे ही इविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को गार्ड्स का कहना है कि किसी मास्क मैन ने मिस्टी को किडनैप कर लिया है। इतनी सिक्योरिटी के बीच कोई हमारे घर आकर हमारे ही घर वालों को किडनैप कर रहा है। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। इतना कहते ही अनन्या की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। अश्वत्थ के अचानक गायब होने के बाद से अनन्या ने खुद को चालाक बना लिया था, क्योंकि अश्वत्थ हमेशा यही चाहता था। आर्यन को कुछ समझ नहीं आया। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, अंडरस्को बेब आपके कहने का मतलब क्या है। इस पर अनन्या उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर आर्यन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। उसने शॉक होकर कहा, अंडरस्को क्या आप क्या कह रही है, क्या ये सच है। अनन्या डेविल स्माइल करके बोली, अंडरस्को ऑफ कोर्स ये सच है। आर्यन और अनन्या दोनों ही एक दूसरे को देखकर खतरनाक तरीके से मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगस्त और वेद इस रावण के ऑफिस में मौजूद थे और रावण अपने केबिन में बड़े ही रौब के साथ बैठा हुआ था। उसके गोद में लिटिल ऋषा बैठी हुई थी, जिसने पिंक कलर का फ्रॉक पहना था और 2 चोटी बनाई हुई थी। उसके चब्बी पिंक पिंक गाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे। कोई भी उन्हें देखता तो उन्हें एक बार खींचना चाहे, मगर रावण ऋषा के लिए बहुत बहुत पजेसिव था। रावण ऋषा के हाथ को पकड़ते हुए बिना अगस्त और वेद की तरफ देख ही अपनी भारी आवाज में सवाल करता है, अंडरस्को तो मिस्टर अगस्त और मिस्टर वेद मुझ जैसे छोटे लोगों के ऑफिस में क्या कर रहे हैं। मैं तो धन्य हो गया आप दोनों के दर्शन पाकर। रावण की मुस्कान जितनी मदहोश कर देने वाली थी, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वेद और अगस्त को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन यहाँ पर उन्हें अपना काम निकलवाना था, बस इसीलिए दोनों शांत थे। अगस्त ने बात की शुरुआत करते हुए आराम से कहा, अंडरस्को मिस्टर ऋषित राठौर उर्फ रावण हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। हेल्प शब्द सुनते ही रावण उठाकर हंसने लगा। उसके इस तरह हंसने से ऋषा डर गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अंडरस्को लवन डैडी नहीं। इतना कहते ही वह रावण से चिपक गई। अब ऋषा 2 साल की हो चुकी थी, इसलिए अब वह काफी कुछ बोल लेती थी, पर आज तक उसने रावण को लवन कहना नहीं छोड़ा था। रावण जल्दी से ऋषा को खुद से चिपक लेता है और उसके बालों में हाथ फिराते हुए प्यार से बोला, अंडरस्को हनी सॉरी, पर डैडी से ऐसे मत डरो। वहीं उन दोनों बाप बेटी का प्यार देखकर वेद और अगस्त को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि रावण उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। वेद काफी इम्पेशेंट होकर बोला, अंडरस्को रावण क्या तुम हमारी हेल्प करोगे या नहीं। हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। इसके बदले में जब भी तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए होगी, हम बेझिझक तुम्हारी हेल्प करेंगे। रावण बिना सोचे समझे ही बोला, अंडरस्को तो एक काम करो अन्य से कह दो मुझसे शादी कर ले। उसने जैसे ही यह कहा, अचानक ही केबिन का डोर ओपन हुआ और एक खूबसूरत सी लड़की केबिन के अंदर एंटर करती है, मगर उसने रावण की बात सुन ली थी। रावण की बात सुनते ही उसकी पकड़ अपने सूट पर कस गई। रावण ऋषा को देखने में इतना बिजी था कि उसने ध्यान ही नहीं दिया कोई केबिन के अंदर आया है, लेकिन वेद और अगस्त में जरूर दे दिया था। वेद ने तिरछी नजरों से देखा।
तो मुस्कुराने लगा। उसने जानबूझकर रावण से कहा, वैसे रावण, तुम्हें बेब से क्यों शादी करनी है? अभी तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी एक बेटी है। उस हिसाब से तुम्हें उसकी माँ से शादी करनी चाहिए। सोचो, अगर काव्या ने ये सब सुन लिया तो वह क्या करेगी? काव्या के जिक्र से रावण अपना सर उठाकर जैसे ही वेद को देखता है तो उसकी हरी आंखें केबिन के डोर के पास ठहर गई। उसके मुंह से एकदम से निकला, काव्या। काव्या एक्सप्रेशन लेस भाव से खड़ी थी। वह आर्मी में थी, इसलिए उसे अपने एक्सप्रेशन छुपाने बहुत अच्छे से आते थे। उसने रावण को नहीं देखा और एकदम से ऋषा अपनी गोद में लेकर जाने लगी। तो रावण अपनी जगह से खड़े होकर पूछता है, काव्या कहाँ लेकर जा रही हो उसे? मैं बोल रहा हूँ, मेरी बेटी उन बच्चों के साथ नहीं खेलेगी। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया और एक नजर रावण को गुस्से में घूरते हुए वहां से चली गई। रावण एकदम से ब्लैक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काव्या ने उसके बात सुनी भी थी या नहीं। अगर सुनी थी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। यह सोचते वह उसके पीछे हुए बोला, काव्या रुको। काव्या, आज तक किसी ने मुझे इग्नोर करने की हिम्मत नहीं की है। रुक जाओ, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मगर काव्या नहीं रुकी और वह चली गई। वेद और अगस्त नीचे आए। उन्हें बहुत हंसी आ रही थी रावण की हालत पर। तभी रावण गुस्से से एक मुक्का दीवार पर मरता है। मगर वेद जल्दी से उसके सामने आकर अपनी हंसी को छुपाकर बोला, वैसे रिश्ते में तो तुम हमारे भाई लगते हो। उसी रिश्ते से मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा काव्या को मनाने के लिए, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। रावण की नजरें अभी भी काव्या की कार पर थी। उसे बस काव्या को अपने पास वापस लाना था, किसी भी कीमत पर। इसलिए वह गुस्से में बोला, मुझे मंजूर है। मुझे बस वह अपने पास चाहिए। यह सुनते ही अगस्त और वेद एक दूसरे को देखकर डेविल स्माइल करने लगे। वहीं दूसरी तरफ रावत रेड्डी अपने विला के रूम में बैठा हुआ था। उसके हाथ में इस वक्त एक तस्वीर थी। ये किसी और को नहीं बल्कि अनन्या की थी। रावत एक चेयर पर बालकनी की तरफ मुंह करके बैठा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा नजर आ रहा था। उसकी नजरें तो बस उसे तस्वीर पर ही थी जिसमें अनन्या मुस्कुरा रही थी। रावत उस तस्वीर को देखते हुए हंसकर बोला, तुम्हारी यह खूबसूरती सिर्फ मेरी होगी। तुम्हें तो मैं कैसे भी करके अपना बना ही लूंगा। देखना, तुम तो मेरी बाहों में आओगी। इतना कहते ही रावत जोर से हंसने लगा। उसके दूसरे हाथ में वाइन का गिलास था। वह उसके एक सीप लेता है। उसके बाद टेबल पर रखी फाइल को उठाकर अनन्या की इंफॉर्मेशन पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा भयानक और इंटरेस्टिंग लग रहे थे। अचानक ही वह राक्षसों की तरह हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, इसका मतलब मेरा रास्ता साफ है। फिर वह एक झटके से सारी वाइन पी जाता है। वह दूसरी तरफ अनन्या और आर्यन इस वक्त कार में मौजूद थे। अनन्या कार को ड्राइव कर रही थी, पर उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान थी। वह बहुत ही फास्ट ड्राइव कर रही थी। आर्यन उसे डायरेक्शन बता रहा था। कुछ ही देर में दोनों की कार एक फार्म हाउस जैसे दिखने वाले घर के सामने रुकी। कार को रोकते ही अनन्या अपनी इविल नजरों से उस फार्म हाउस को देखती है। फिर वह अपने गॉगल्स को आंखों पर चढ़ाते हुए एटीट्यूड से बोली, रात से पर्दा उठाने का वक्त आ गया है। आर्यन भी एटीट्यूड के साथ गॉगल्स चढ़ता है और दोनों ही फार्म हाउस के अंदर की तरफ जाने लगते हैं, मगर सामने के गेट से नहीं बल्कि पीछे के दरवाजे से। ठीक तभी एक और कार उस फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। उसमें से वही मास्क मैनन निकला और वह मिस्टी को जबरदस्ती अपने साथ लेकर अंदर जाने लगा। मिस्टी लगातार रोते हुए खुद को छुड़ा रही थी, पर उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। वह आदमी उसे लेकर जैसे ही अपने रूम में पहुंचकर लाइट जलाता है, अचानक ही उसके कानों में एक आवाज पड़ती है, वेलकम बैक मिस्टर मस्क मैन ब्रदर। इतना कहते ही अनन्या अपने पास रखा चाकू उठाकर उस मास्क मैन की तरफ फेंक देती है। वह मास्क मैनन आर्यन और अनन्या को अपने सामने देखकर इतना ज्यादा चौंक गया था कि उसने उसे चाकू को देखा ही नहीं, जिस कारण वो चाकू सीधा उसके बाजू से लगता हुआ निकल गया। जब दर्द का एहसास मास्क मैन को हुआ तो वो अपने होश में आया और गुस्सा में बोला, हाउ डेयर यू। तुम सब की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर वार करने की, और तुम सब यहाँ पर आए कैसे? इतना कहते ही वो अपनी बंदूक निकाल लेता है, मगर अनन्या एक झटके से किक उसके पेट पर मारती है। फिर उसकी बंदूक छीनकर उसके ही सर पर तानते हुए एक्सप्रेशन लेस भाव से बोली, मास्क निकालो। आर्यन हंसते हुए वहां रखा सेब उठाकर खाने लगा। फिर उसने डरी हुई मिस्टी को देखा और उसे अपने पास बुलाते हुए कहा, मिस्टी मेरे पास आओ और इस छुपे रुस्तम लड़के की पिटाई देखो। अच्छे से देखना इसे चोट कहाँ लग रही, क्योंकि बाद में मरहम तुम्हें ही लगाना है। मिस्टी को कुछ समझ नहीं आया, मगर वह जल्दी से आर्यन के पास चली गई। वहीं अनन्या उस मस्क मैन को मारती है। फिर उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसे जोर से जमीन पर पटक देती है और उसके पेट पर अपने पैर को रखकर डेविल स्माइल करने लगी। और फिर बोली, बस बहुत खेल लिया ये छुपन छुपाई का खेल।
पर शायद तुम्हें पता नहीं है, मैं इसमें बहुत माहिर हूँ। अनन्या मुस्कुराते हुए उस मस्कमैन को देख रही थी। उसने उस मस्कमैन को इस वक्त जमीन पर अपने पैरों के नीचे दबाए हुआ था। फिर अपने जेब में हाथ डालकर बड़े ही एटीट्यूड के साथ बोली, अंडरस्को, अब तुम सब कुछ सच सच मुझे बता रहे हो या नहीं? अनन्या की आवाज में इस बार हल्का गुस्सा झलक रहा था। वह मस्कमैन हार नहीं मानने वाला था। वह बड़े ही तेजी के साथ पलटता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, मगर अनन्या अपने बूट से एक खंजर निकालकर उसे मस्कमैन के पैरों की तरफ फेंक देती है। वह खंजर सीधा उस मस्कमैन के पैर में जा लगा और वह मस्कमैन हल्का सा लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। अनन्या इस बात का फायदा उठाकर बड़े ही स्टाइल से दीवार से टेक लगाते हुए उसके सामने खड़ी हो गई। फिर उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, इतना तो दुल्हन भी नहीं शर्माती है अपना घूंघट उठाने के लिए, पर तुम तो अपना चेहरा दिखाने में इतना शर्मा रहे हो, लगता है मुझे ही तुम्हारी मुंह दिखाई करनी पड़ेगी। इतना कहते ही अनन्या अपना हाथ आगे बढ़ाकर जैसे ही उस मस्कमैन के मास्क को नीचे हटाती है, मिस्टी चौंक जाती है। वह एकदम से उस मस्कमैन के पास जाकर उसके हाथ को पकड़कर बोली, अंडरस्को, मिस्टर हिटलर, आप फ्लश्ड। वह फिर से अपनी आंखों को मसल कर देखती है तो उसे बस अहम का चेहरा ही नजर आ रहा था। मिस्टी अचानक ही बहुत ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उसने कितने वक्त से अहम को नहीं देखा था। मिस्टी थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। वह जल्दी से अहम को गले लगा लेती है। इतने वक्त की दूरी के कारण उसके अंदर हजारों फीलिंग्स ने जगह ले ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर अहम एक्सप्रेशन लेस भाव से खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई भाव ही ना हो। उसने बस अपना एक हाथ मिस्टी की कमर पर रख दिया, पर उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ सामने खड़ी अनन्या पर थी। अहम को समझ नहीं आ रहा था कि वह अनन्या को कैसे फेस करे। उसे अनन्या द्वारा पूछे जाने वाले सवाल से घबराहट हो रही थी। लगभग 5 मिनट तक मिस्टी अहम के सीने से लगी रही और रोती रही। वह शिकायत लगातार किए जा रही थी। मिस्टी अपने आंसू को पोंछकर अहम से पूछती है, अंडरस्को, आप इतने वक्त तक कहाँ थे? आपको पता है मैंने आपको बहुत याद किया, और मेरा किडनैप भी हो गया था। तब अनन्या दीदी ने मुझे बचाया। आप क्यों नहीं आए थे मुझे बचाने? आप बहुत बुरे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी अब। इतना कहते ही वह उसके सीने पर मारने लगती है। अहम एकदम से मिस्टी के हाथ को पकड़ लेता है, फिर उसे एक नजर गुस्से में घूरता है। मिस्टी उसके इस तरह घूरने से चुप हो गई और अपना चेहरा नीचे की तरफ करके सुबकने लगी। वही अहम को घूरते हुए अनन्या ने एकदम से सवाल किया, अंडरस्को, अगर तुम यहाँ हो तो बाकी सब कहाँ है? अहम ने बिना किसी भाव से जवाब दिया, अंडरस्को, मुझे नहीं। तभी अनन्या बीच में ही उसे रोककर अपनी रूड वॉइस में बोली, अंडरस्को, मुझे ना कहने की गलती मत करना, और मुझे वह पुरानी वाली अनन्या तो बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि मैं वह बेवकूफ अनन्या नहीं हूँ जिसे कोई भी अपनी बातों से बहला दे। मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए, बाकी सब कहाँ है? अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो उसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। यह मत सोचना कि मैं तुम पर रहम खाऊंगी। अनन्या की दमदार आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी। वह बिल्कुल हार्टलेस क्वीन जैसी लग रही थी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था, अगर अहम ने उसकी बात नहीं मानी तो वह सच में उसे सजा देने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगी। अहम भी अनन्या में एक बदलाव को महसूस कर पा रहा था, मगर वह ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए सीधे से बोला, अंडरस्को, आपको जो करना है आप कर सकती है, लेकिन मुझे नहीं पता बाकी सब कहाँ पर है। अहम बहुत ही बेरहमी से जवाब दे रहा था। यह देखकर आर्यन नाराजगी से बोला, अंडरस्को, तुम मेरी बेब से इस तरह बात नहीं कर सकते हो। अगर भाई वापस आएंगे और उन्हें पता चलेगा तो वह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अहम ने घूर के आर्यन को देखा, फिर उसे इग्नोर कर देता है। अनन्या बहुत ही गौर से अहम को देखती है। वह समझ गई अहम कुछ नहीं बताने वाला है, इसलिए वह भी उसके साथ बेरहमी से पेश आते हुए बोली, अंडरस्को, तुमने मुझे मजबूर किया सजा देने पर। उसके ये कहते ही मिस्टी अपनी नजर उठाकर उसे देखती है। कुछ देर बाद अनन्या और आर्यन हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। अन्य किसी डेविल क्वीन की तरह अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर सामने अहम को देख रही थी। अनन्या के एक हाथ में सिगरेट थी और आर्यन के भी। दोनों ने ही काफी वक्त से स्ट्रेस के कारण ये बुरी आदत पाल रखी थी। अनन्या हल्का सा सिगरेट के कश लेते हुए सामने खड़े गार्ड्स को कुछ इशारा करती है, तो गार्ड्स अहम के दोनों हाथों को बांध देते हैं। तभी एक गार्ड अहम के घुटने के पास किक करता है, तो अहम अगले पल घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। दूसरा गार्ड चाबुक लेकर आया। मिस्टी ये देखते ही समझ गई कि क्या होने वाला है। वह घबराते हुए अन्य से बोली, अंडरस्को, भाभी आप ये क्या कर रही हैं? मिस्टर हिटलर को चोट लग जाएगी। उस अनन्या कुछ नहीं बोली, उसकी नजर सिर्फ अहम पर थी। आर्यन मिस्टी को देखते हुए डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, मैंने कहा था ना, इस मस्कमैन के चोटों पर मरहम तुम्हें ही लगाना है। अब मरहम लगाने के लिए चोट भी तो होना जरूरी है। आर्यन भी सब कुछ बहुत ही आराम से देख रहा था, क्योंकि उसके अंदर भी गुस्सा भरा हुआ था। हर कोई उन्हें छोड़कर जा चुका था और कोई सामने आने को तैयार ही नहीं था।
और आज हम मिला है। तो वह भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। यह सोचते ही आर्यन गार्ड्स को ऑर्डर देता है, अंडस को अपना काम शुरू करो। उसका ये कहते ही गार्ड्स अहम पर चाबुक बरसाना शुरू कर देते हैं। पर अहम को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसकी मुट्ठी एकदम से कस जाती है। लगभग 30 से 35 चाबुक खाने के बाद भी अहम ने कोई जवाब नहीं दिया। तो अनन्या गुस्से से सामने रखे टेबल पर एक किक मारती है और खड़ी होकर सिगरेट को अपने हाथ में मसलते हुए बोली, अंडस को इस पर नजर रखो। आज के बाद ये हमारे साथ राठौर मेंशन में ही रहने वाला है। अनन्या बाहर गुस्से में अपनी कार के पास खड़ी होती है और एक जोरदार किक टायर पर मारते हुए बोली, अंडस को मिस्टर हैंडसम आप कहाँ छुप गए हैं? अगर आपको मेरे साथ यह हाइड एंड सीक का गेम खेलने में मजा आ रहा है तो मैं भी बता दूं कि यह हाइड एंड सीक का गेम मुझे दर्द दे रहा है। सिर्फ मैं ही जानती हूं कि मैंने अपने दर्द को कैसे अपने अंदर छुपाया हुआ है। मैंने खुद को सिर्फ हमारे बच्चों के लिए मजबूत बनाया है, वरना तो मैं कब का टूटकर बिखर चुकी थी। आखिर आप कहाँ हैं? क्या आप मुझे देख रहे हैं? अगर देख रहे हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे? इतना कहते ही वह आसमान की तरफ देखती है। अनन्या के चेहरे पर सिर्फ रूड एक्सप्रेशन थे, मगर उसकी आंखों में दर्द झलक रहा था। वह अश्वत्थ को बहुत याद कर रही थी। अनन्या अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाते हुए दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोली, अंडस को मिस्टर अश्वत्थ सिंह राठौर, कहीं ऐसा ना हो इस हाइड एंड सीक के चक्कर में हम दोनों एक दूसरे से बहुत दूर हो जाए और फिर हमारा मिलना नामुमकिन हो जाए। क्यों दे रहे हैं आप मुझे इतना दर्द? ये दर्द मुझे और भी ज्यादा कठोर बनने पर मजबूर कर रहा। अगर मैंने खुद को एक हार्टलेस इंसान बना लिया तो हो सकता है हम दोनों के रास्ते फिर अलग हो जाए। अनन्या कोशिश तो बहुत करती है, मगर उसके आंसू उसके गालों पर आ जाते हैं। वह जल्दी से अपने आंसू को पोंछती है और एक गहरी सांस लेते हुए खुद को रिलैक्स करती है। उसने अपने दर्द को फिर से अपने अंदर समेट लिया और एक हार्टलेस क्वीन की तरह रिएक्ट करते हुए कार में बैठती है और फुल स्पीड से निकल गई। अनन्या अपनी कार को फुल स्पीड से भगाए जा रही थी। गुस्से के कारण उसने अपनी स्पीड पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह किसी गहरी सोच में घूम थी, इसलिए उसने सामने से आ रही कार को उसने नहीं देखा। पर जैसे ही उसके कानों में हॉर्न की आवाज पड़ी, वह एकदम से होश में आई। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अनन्या जैसे ही सामने देखती है तो शॉक होकर बोली, अंडरस्कोप शिट। इतना कहते ही वह जल्दी से ब्रेक लगाने की कोशिश करती है, पर इतनी स्पीड में एकदम से ब्रेक लगा पाना बहुत ही मुश्किल था। वह अपनी कार को जैसे ही सड़क के किनारे ले जाने को हुई कि सामने वाली कार भी अपनी कार को उसी साइड लेकर जाती है और अगले ही पल दोनों कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक जोरदार आवाज उस एरिया में गूंज उठी तो सभी आते जाते लोग चौंकते हुए दोनों कार को देखने लगते हैं। आसपास मौजूद लोग इस एक्सीडेंट को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक में थे। सभी जल्दी से उस कार की तरफ भागे। अनन्या की कार सामने आ रही कार से टकराई थी और जो दूसरी कार थी वह एक पेड़ से टकराई थी। अनन्या का सर इस वक्त स्टीयरिंग व्हील से लगा हुआ था। उसने अपने सर को पकड़ा और धीरे धीरे अपने सर को ऊपर करने लगी। अचानक ही उसे अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ। अनन्या के सर से हल्का सा खून बह रहा था। अगर खून ज्यादा बहता तो हो सकता था वह बेहोश हो जाती। उसकी कार ऐसे डिजाइन की गई थी कि ऐसे एक्सीडेंट में वह ड्राइव कर रहे लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए अनन्या को ज्यादा चोट नहीं आई थी। अनन्या धीरे धीरे खुद के सेंस में वापस आती है, पर जैसे ही वह सामने देखती है तो वह शॉक होकर बोली, अंडस को कार को टक्कर मार दी। इतना कहते ही वह अपने घबराहट को रोकती है, फिर जल्दी से कार से निकलकर दूसरी कार के पास खड़ी हो गई। अनन्या को अंदर से भले ही घबराहट हो रही थी, मगर ऊपर से उसका चेहरा एक्सप्रेशन लेस था। उसने देखा दोनों ही कार के बोनट से बुरी तरह धुआं निकल रहा था। अनन्या जल्दी से उसे दूसरे कार के शीशे पर नॉक करती है, लेकिन अंदर कोई भी हलचल उसे महसूस नहीं हो रही थी। उसने काफी देर तक नॉक किया, पर जब उसे कोई भी हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने एक जोरदार मुक्का शीशे पर मारकर शीशे को तोड़ दिया। फिर उसने जल्दी से अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें गुस्से में लाल हो गई। सामने ड्राइविंग सीट पर एक हट्टा कट्टा आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी के सिर से अनन्या से थोड़ा ज्यादा ही खून बह रहा था, पर वह बड़े ही एटीट्यूड और शान के साथ बैठा हुआ था। अनन्या गुस्से में बोली, अंडरस्को रावत रेड्डी। जी हाँ, उसे दूसरी कार में कोई और नहीं बल्कि रावत रेड्डी बैठा था। रावत तिरछा मुस्कुराते हुए अनन्या को देखकर दमदार आवाज में बोला, अंडरस्को अनन्या, मैंने तो तुम्हें शादी का प्रपोजल क्या दिया, तुम तो सीधा मुझे जान से मारने पर उतारू हो गई। यह सुनकर अनन्या गुस्से में बोली, अंडरस्को शट अप। और अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता ना तो अब तक तुम जिंदा नहीं बचते। मुझे तुम्हें मरने के लिए इन घटिया ट्रिक की जरूरत नहीं है। अनन्या खुराना नाम है मेरा, जो करती हूँ सामने करती हूँ। इतना कहते ही अनन्या उसे इग्नोर करते हुए सड़क के किनारे खड़ी हो गई, क्योंकि उसकी कार खराब हो चुकी थी। ऊपर से उसके साथ कोई गार्ड्स भी नहीं थे। रावत जल्दी से कार से बाहर निकला। उसने अपनी रुमाल से अपने सिर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश की,
फिर अनन्या के पास जाकर स्माइल करते हुए बोला, अंडरस्को मिस राठौर, आपने मेरा एक्सीडेंट किया है। आपको नहीं लगता आपको मेरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? अनन्या कोई जवाब नहीं देती है। वह टैक्सी रोकने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे करती है कि रावत उसके हाथ को पकड़कर इस बार खतरनाक अंदाज में बोला, अंडरस्को कोई मुझे इग्नोर करे मुझे पसंद नहीं है। और तुम बार बार वही कर रही हो। अभी तुम्हें मेरे गुस्से के बारे में अंदाजा नहीं है। अनन्या उसे उसी अंदाज में उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, अंडरस्को डोंट टच मी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो जान से जाओगे। रावत खतरनाक अंदाज से बोला, अंडरस्को और मुझे खतरों से खेलने का बहुत शौक है। वैसे तुम बिल्कुल एक आग की तरह हो। और रावत रेड्डी को आग बहुत पसंद है। इतना कहते ही वह अपने उस गाल को सहलाते हुए डेविल स्माइल करने लगा है जिस पर अनन्या ने थप्पड़ मारा था। फिर रावत गालों से हाथ हटाकर अपने उसे हाथ को किस कर लेता है। अनन्या तो ये देखकर और भी ज्यादा गुस्सा हो गई। फिर अनन्या वहां से जाने लगी। रावत भी पागल आशिक की तरह अनन्या के पीछे पीछे जाने लगा। अनन्या ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन्हें चलते चलते लगभग 10 मिनट हो चुके थे। अनन्या पहले से अपनी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देती है। वह इस वक्त एक ब्रिज के पास पहुंच चुकी थी। उस ब्रिज के नीचे पानी बहुत ही स्पीड में जा रहा था जिसे देखकर अनन्या को एक सुकून सा मिल रहा था। अनन्या उस ब्रिज के पास आकर खड़ी हो गई और घूर के उसकी गहराइयों का अंदाजा लगाने लगी। रावत काफी देर तक उसके पीछे खड़ा था पर फिर वह भी उन गहराइयों को देखते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को क्या हुआ? क्या इन गहराइयों का अंदाजा लगा रही हो? अगर हाँ तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर तुम चाहो तो एक ऐसा सच जरूर पता लगा सकती हो जो तुम्हारे हस्बैंड से जुड़ा है। अश्वत्थ के जिक्र से ही अनन्या होश में आए और गुस्से में और रावत को देखने लगी। पर रावत उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वह अपने मकसद को अंजाम देते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, अंडरस्को क्या तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड कोई बिजनेस ट्रिप पर नहीं गया है। वह मर चुका है। अनन्या जैसे ही यह सुनती है उसके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। पहले तो उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था मगर फिर वह रावत के कॉलर को पकड़कर एक एक शब्द चबाकर बोली, अंडरस्को तुम हो कौन? और तुम्हें कैसे इन सब के बारे में पता? मिस्टर रावत रेड्डी, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। और तुम्हें कैसे पता मेरे हस्बैंड के बारे में? रावत आराम से बोला, अंडरस्को तुम्हारे हस्बैंड का नाम अश्वत्थ सिंह राठौड़ है ना? अनन्या आंखें खोलो और दिमाग पर जोर देकर सोचो। 1 साल बीत गया। वह वापस क्यों नहीं आया? पर शायद तुमने कभी भी गहराई से नहीं सोचा। और तुम्हारे परिवार वाले जो गायब हो चुके हैं, क्या तुमने सोचा यह अचानक से क्यों गायब हुए? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह सभी मर चुके हैं। अश्वत्थ मर चुका है। इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो और मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को अपना नाम देने को तैयार हूँ। भले ही मैं चाहे जैसा हूं पर मेरा प्यार सच्चा है। अनन्या रावत की पूरी बातें सुनकर चौंक गई थी पर वह कुछ भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वह इतने वक्त से अश्वत्थ का इंतजार कर रही थी। उसने रावत के कॉलर पर अपनी पकड़ कसते हुए अपने दर्द को छुपाकर कहा, अंडरस्को तुम झूठ बोल रहे हो। मिस्टर हैंडसम कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वह जिंदा है। रावत अनन्या के हाथ को पकड़कर अपने कॉलर से हटाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को सच देखो अनन्या वह मर चुका है। 1 साल पहले राजस्थान के महल में बम ब्लास्ट हुआ था पर अश्वत्थ तुम्हें बचाकर एक जंगल एरिया में भाग गया। तुम तो वहां बेहोश हो गई थी मगर वह मौजूद लोगों ने अश्वत्थ और अंश को मारा था। तब से वह दोनों गायब है। आज तक उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाया। तो इसका मतलब साफ है कि वह दोनों मर चुके हैं। अगर जिंदा होते तो आज तक वापस आ जाते हैं। क्यों नहीं आए वापस कभी सोचा है? अनन्या सदमे में थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था वह रावत की बात पर विश्वास करे या नहीं। पर उसने रावत की बातों पर ध्यान से गौर किया तो उसे हर एक बात सच लग रही थी। उसने घबराते हुए मन में कहा, अंडरस्को नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मिस्टर हैंडसम कैसे मुझे छोड़कर जा सकते हैं? अनन्या की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। उसके कानों में अश्वत्थ की आवाज गूंजने लगी जो उसने जंगल में कहा था। उसने अनन्या के गालों को पकड़कर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा था, अंडरस्को लिटिल गर्ल वादा करो मुझसे। तुम हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाओगी और तुम्हें हर सिचुएशन का सामना करना होगा। अगर मैं तुम्हारे साथ ना रहूं तो भी तुम्हें जीना होगा। वादा करो मुझसे तुम कभी खुद को कुछ नहीं करोगी। ये सारे शब्द जैसे जैसे अनन्या के दिमाग में घूम रहे थे। अनन्या का सिर भारी हो रहा था। अनन्या पीछे की तरफ जाते हुए घबराकर खुद से बोली, अंडरस्को नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मिस्टर हैंडसम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। अनन्या अपना आपा खो चुकी थी पर जैसे ही वह उससे ब्रिज के रेलिंग से टकराई वह होश में आई। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। तभी उसका फोन बजा। अनन्या जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन पर एजेंट का नाम देखती है वह जल्दी से कॉल रिसीव कर लेती है। वह कुछ कहती तभी दूसरी तरफ से एजेंट की घबराए आवाज आए, अंडरस्को मैडम हम पिछले कई महीनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
आपके हस्बैंड के बारे में पता लगाने के लिए। हमें ज्यादा कुछ नहीं मिला, पर हमें इतना मिला है कि शायद। इसके बाद उसे एजेंट ने जो कुछ भी अनन्या को बताया, उसे सुनकर अनन्या के हाथ से धीरे धीरे फोन छूटने लगा। अनन्या का शरीर भी ढीला पड़ने लगा और वह जमीन पर गिरने लगी। मगर तभी रावत एकदम से उसे थाम लेता है। रावत जैसे ही अनन्या से कुछ कहने को हुआ, अचानक उसके ऊपर एक वार हुआ। ये नुकीले स्टार थे, जो उसके बाजू से लगते हुए जमीन पर गिर गए। रावत के मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। उसने आसपास देखा तो कई सारे काले कपड़े पहने निंजा उनकी तरफ ही आ रहे थे। वह सब देखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। रावत एक्सप्रेशंस लेस भाव से खुद से कहता है, अंडरस्को, मैंने अश्वेत की इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। उसमें साफ लिखा था कि उस जंगल के अंदर भी ऐसे ही निंजा मौजूद थे, जिन्होंने उस पर हमला किया था। पर यह निंजा अब यहाँ क्या कर रहे हैं? एक मिनट, उस जंगल में अनन्या भी मौजूद थी। कहीं उसे तो नहीं मारने आए? खुद से इतना कहते ही रावत की आंखें गुस्से में लाल हो गई। वह जल्दी से अनन्या को संभालते हुए बोला, अंडरस्को, अनन्या खुद को संभालो, हमें यहाँ से बचकर भागना है। पर अनन्या अपने होश खो चुकी थी। वह बेहोश हो चुकी थी। रावत उसे अपनी गोद में उठता है और वहां से जाने लगता है। पर वह निंजास बहुत चालाक थे। वह पूरी तैयारी से आए थे, पिछली बार भी और इस बार भी। ना तो यहाँ पर रावत के गार्ड्स थे और ना ही अनन्या के। रावत सामने देखते हुए अपने कदम पीछे लेने लगता है, पर वह जैसे ही पीछे मुड़कर भागने को हुआ, अचानक उसके कदम फिर से रुक गए। उसके चेहरे पर खुद के लिए घबराहट नहीं थी तो सिर्फ अनन्या के लिए। उसे अनन्या की चिंता थी, क्योंकि वह अनन्या को सच में पसंद करता था। उसने पहली बार जिंदगी में किसी को चाहा था। रावत दोनों तरफ देखता है। दोनों तरफ से ट्रक तेजी से आ रहे थे और उन निंजास से भी उनका बचना नामुमकिन था। रावत खुद को शांत करते हुए अनन्या को देखकर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, अंडरस्को, रावत रेड्डी ने जिंदगी में पहली बार किसी को पूरे दिल से चाहा था और वह उसे ऐसे ही नहीं मरने देगा। अनन्या, आई लव यू। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा, मरने के बाद भी नहीं। अश्वत्थ जितना तो नहीं, पर अश्वत्थ से कम भी मेरा प्यार नहीं है। इतना कहते ही वो देखता है कि ट्रक बहुत करीब आ गई है। वह अचानक डेविल स्माइल करता है और अनन्या को उस ब्रिज के नीचे पानी में फेंक देता है। पर वह कूद पाता उससे पहले ही उस ट्रक ने रावत को टक्कर मार दी और रावत दूसरी तरफ खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था। उसके मुंह से बुरी तरह खून निकल रहा था। वह जैसे ही किसी तरह उठने की कोशिश करता है, तभी दूसरी तरफ से आ रहे ट्रक ने उसे फिर से एक जोरदार टक्कर मारी, या कहे उसके ऊपर से चढ़ाते हुए निकल गया। वह सभी निंजास डेविल स्माइल करते हुए रावत को देख रहे थे। पर रावत हंसते हुए बोला, अंडरस्को, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मुझे पता है वह उस नदी में गिरने से बच सकती है, मगर अगर वो तुम लोग को मिल गई तो कभी नहीं बचेगी। इसलिए मैंने उसे पानी में फेंक दिया। उसने जैसे ही यह कहा, गुस्से में कई सारे निंजास ने स्टॉर्स निकाले और उसे रावत की बॉडी में घुसा दिया। एक निंजा उसकी बॉडी पर पैर रखते हुए दांत पीसकर बोला, अंडरस्को, अगर वह हमें नहीं मिली तो तुम भी मारोगे। हमारी दुश्मनी सिर्फ राठौर खानदान से है। हम उसके हर एक वारिस, हर एक सदस्य को जान से मार देंगे। उसकी आवाज बहुत ही रौबीली और डरावनी थी। फिर उसने रावत के गर्दन पर हमेशा एक खंजर मार दिया। तभी बादल गरजने लगे और तेज बारिश होने लगी और निंजा के कानों में जैसे ही कार की आवाज पड़ी, वह सब पलट कर देखते हैं तो बहुत ही तेजी से लगभग 40 से 50 कर उधर ही आ रही थी। यह देखकर सभी निंजास देखते देखते वहां से गायब हो गए। वह कार वहां रुकी और उनमें से कई सारे गॉड्स निकले। एक गार्ड भागते हुए रावत के पास आया और घबराते हुए बोला, अंडरस्को, बॉस। पर एक निंजा पेड़ के पीछे छुपा था। वह डेविल स्माइल करके बोला, अंडरस्को, हम निंजास हैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली। राठौर को मारना हमारा मकसद है, पर इस इंसान ने हमारे मकसद में आकर अच्छा नहीं किया, इसलिए इसे भी मरना होगा। गुड बाय। इतना कहते ही उसने एक छोटा सा डिब्बा उस ब्रिज के पास फेंका। तब एक जोरदार धमाके के साथ पूरा ब्रिज उड़ गया। 1 साल पहले भी ऐसा ही एक तूफान आया था, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया था, और आज भी एक ऐसा तूफान आया जिसने सब तबाह कर दिया। पिछली बार उस तूफान में अश्वत्थ गायब हुआ था और इस तूफान में अनन्या। अगर दोनों की कोई कड़ी जुड़ी थी तो वह सिर्फ वह निंजास थे। 20 साल बाद लंदन के एक होटल में पार्टी चल रही थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे। पर सबकी नजर तो बस एक ही इंसान को ढूंढ रही थी, और वो था एशिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का यंगेस्ट हैंडसम बैचलर, सेओ। पर वो अचानक ही पार्टी से गायब हो गया था। आह, मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा। एक 18 साल की लड़की जिसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, वो लड़खड़ाते हुए कदमों से होटल के अंदर गई और अपने रूम को ढूंढने लगी। उसने मिनी ट्रक, वॉट टॉप और बूट पहने हुए थे, पर नशे में होने के कारण उसे समझ नहीं आ रहा था उसका रूम कौन सा है। अचानक उसे चक्कर आने लगा तो वो सहारे के लिए जैसे ही दीवार पर अपने हाथ रखती है,
वैसे ही उसका हाथ एक खुले दरवाजे पर पड़ गया और वह अंदर की तरफ गिरने लगी। पर तभी उस लड़की को एहसास हुआ कि किसी के गर्म और सख्त हाथों से उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया था। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, एक लड़की की गहरी और मैग्नेटिक आवाज उसकी लड़की के कानों में पड़ी तो उस लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़के की छुअन से उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ गई। उसने ऐसा कभी फील नहीं किया था, पर उसे बहुत ही अजीब सा लग रहा था। उसे कुछ गलत होने का एहसास भी हो रहा था। वो लड़की अचानक जी रोने लगी। वो रोते हुए छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उस लड़के की पकड़ से छूटा नहीं पा रही थी। वो लड़का लड़खड़ा रहा था, पर उसकी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी अंधेरे में साफ नजर आ रही थी, क्योंकि रूम में अंधेरा था। उस लड़के ने उस लड़की को गोद में उठाकर बेरहमी से बेड पर फेंक दिया और अपने कपड़े उतार कर उसके ऊपर आ गया। वो 18 साल की बच्ची उस हटे कट्टे लड़के के सामने बहुत ही कमजोर पड़ रही थी। वो लड़की और वो लड़का दोनों ही इस बात से अनजान थे कि दोनों ही इस समय नशे में थे। उसे लड़के को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो लड़का धीरे धीरे उसे लड़की के बॉडी पर अपने हाथों को फेरने लगा। तभी वो लड़की नशे में ही रोते हुए चिल्लाए, आह, नहीं नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। वो लड़का बेरहमी से उस लड़की के टॉप को फाड़ते हुए उसके गर्दन पर अपने होठों को रख देता है। वो किस नहीं बल्कि बाइट कर रहा था, जो उस लड़की को बहुत दर्द दे रहा था। वो लड़का बिल्कुल जानवर लग रहा था, क्योंकि उसे ड्रग का बहुत ही हाई डोज दिया गया था। वो लड़की फिर से चिल्लाए, छोड़ दो, पर ड्रग के कारण उसका शरीर भी गर्म होने लगा, इसलिए वो भी धीरे धीरे मदहोश होने लगी। अब वो लड़की अपने होश खो चुकी थी। उसे उस लड़के का टच अच्छा लग रहा था। उसे सेक्स का ड्रग दिया गया था। वो लड़की जल्दी जल्दी सांस लेने लगी। तभी वो लड़का जो उस लड़की के गर्दन पर बाइट कर रहा था, उसने सिर उठाकर गहरी और कठोर नजरों से लड़की को देखने की कोशिश की, पर अंधेरे के कारण वो कुछ देख नहीं पाया। वो लड़का उस लड़की के बाकी के कपड़ों को भी बेरहमी से फाड़ते हुए उसे जबरदस्ती किस करने लगा। उसके हाथ अभी भी उसकी बुरी बॉडी पर चल रहे थे। उस लड़की के नर्म शरीर को छूते ही वो लड़का पागल सा होने लगा। वो किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगा। वो जैसे ही क्लीवेज पर किस करता है, वैसे ही उस लड़की की पकड़ बेड शीट पर कस जाती है। वो दर्द से चिल्लाए, आह ना, नहीं, रुक जाओ। जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो चीखते हुए बोली। ऊपर से उस लड़की ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया था। कुछ देर बाद रूम में केवल उस लड़की की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी, क्योंकि वो लड़का हैवान की तरफ पेश आ रहा था। वो लड़की उस लड़की को जबरदस्ती हासिल कर चुका था। वो लड़की पूरी रात उस लड़के की आगोश में कैद रही। वो लड़का थक कर सो गया था, लेकिन उस लड़की को दर्द की वजह से नींद नहीं आई। अगली सुबह उस लड़के की नींद उसकी मोबाइल रिंग से खुली और वो बेड पर बिना कपड़ों के पेट के बल लेटा हुआ था। उसके बड़े से बेड पर वो लड़की दूसरी तरफ बिना कपड़ों के कंबल लेकर लेटी हुई थी। वो रो रही थी और उसने अपना पेट पकड़ करवट लेकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर रखा था। वो लड़का नींद में कसमसाते हुए बेड पर हाथ चलते हुए कर्कश आवाज में बोला, वेयर इज माई फोन। उस लड़के को जैसे ही अपना फोन मिला, उसने आंखें खोल के कॉल पिक कर ली। व्हाट? सामने से अपने एक लड़के की बात सुनकर बेड पर लेटे लड़की की आंखें बड़ी हो गई और वो झट से उठकर बैठ गया। उसने फोन पर बात करते हुए गुस्से में कहा, चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं आ रहा हूं। इतना बोलकर उस लड़के ने कॉल कट कर दी। अब उसका ध्यान अपने ऊपर और कमरे की हालत पर गया। पूरे कमरे में उसके और उस लड़की के कपड़े बिखरे हुए थे। उसके कानों में उस लड़की की सिसकने की आवाज पड़ी तो उसने अपना बेड देखा जिस पर खून था। उस लड़के को अचानक बीती रात की याद आने लगी। पिछली रात पार्टी में जूस पीने के बाद उस लड़के को चक्कर आने लगे थे। फिर वो किसी तरह रूम के आ गया था। फिर काफी कुछ हुआ था। उस लड़के ने देखा सामने सोफे पर एक लड़का बैठा है। जो आदमी मुस्कुरा रहा था, उसको देखकर बेड पर बैठे लड़के का ऑरा सर्द हो गया। उसने गुस्से से सोफे पर बैठे लड़के का कलर पकड़कर सर्द लहजे में पूछा, अनमोल, क्या मिलाया था तुमने मेरे जूस में? कुछ नहीं ब्रो, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है, अनमोल ने अनजान बनते हुए उस लड़के को जवाब दिया, जिस पर उस लड़के को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तो उसने अपने बॉडीगार्ड्स, जो दरवाजे के पास सर झुकाए खड़ा था, उसे इशारा किया कि वो अनमोल को चेक करे। गार्ड्स ने तुरंत अनमोल को चेक किया तो उन्हें उसके पास से ड्रग का पाउच मिल गया। उस पाउच को देखकर उस लड़के ने उसे सूंघा और अनमोल को देखते हुए गुस्से से सर्द आवाज में कहा, तुमने मेरे जूस में ये ड्रग मिलाया, आर यू मैड इडियट? इस ड्रग को लेने के बाद इंसान क्या कर बैठे उसे खुद भी नहीं पता होता। ये ड्रग एडल्ट मूवीज में काम करने वाली लड़कियों को दी जाती है। सॉरी ब्रो, मुझे इस बारे में नहीं पता था। मैं तो इसको टेस्ट करने के लिए क्लाइंट से लाया था। वो बहुत बड़ी डील थी। अनमोल ने डरते हुए माफी मांगना शुरू कर दिया। उसकी बात सुनकर उस लड़के ने गुस्से से कहा, ऐसी घटिया डील मेरे पास मत लेकर आया करो और तुम भी इनसे दूर रहा करो।
आगे से ऐसे किसी भी मामले में पड़े तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे। इतना बोलकर वो लड़का सबको रूम से भागकर खुद को संभालते हुए बेड की तरफ बढ़ने लगा। उसे फिर से याद आने लगा कि उसने अंधेरे में एक लड़की के साथ क्या किया था। उसने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा। उसने दूसरी तरफ अपना चेहरा कर लिया और अपने कपड़े पहनते हुए कोल्ड आवाज से कहा, इट हैपन बाय मिस्टेक। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम्हें मेरा मैनेजर दे देगा। चिंता मत करो, तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेगा। मैं मेरे मैनेजर को बोल देता हूँ, वो किसी को ले आएगा तुम्हारी हेल्प करने पर। अगर तुमने इस रात के बारे में किसी को बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। गुस्से में इतना बोलकर वो लड़का अपने कपड़े पहनकर कमरे से बाहर चला गया। बाहर निकलते ही उसके बॉडीगार्ड्स और अनमोल उसके सामने खड़े हो गए। अनमोल को देखकर वो लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया था, पर अनमोल के चेहरे पर चिंता देखकर उसने कुछ नहीं कहा। अनमोल ने सीरियस आवाज में कहा, ब्रो, मैंने हमारे जाने की सब तैयारी कर ली है। हमारा जेट एयरपोर्ट पर रेडी है इंडिया जाने के लिए। चलिए। इस लड़के ने एटीट्यूड और रौब से कहा, तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। इतना कहते ही वो लड़का दूसरी तरफ चला गया और अनमोल होटल से बाहर चला गया। उस लड़के ने मास्क पहना हुआ था, पर उसकी गहरी काली आंखें साफ नजर आ रही थी। उसका डोमिनेटिंग और दमदार पर्सनैलिटी कहर ढा रही थी। उसे देखकर लग रहा था वो लगभग 21 साल का होगा। वो लड़का कुछ ही दूरी पर खड़े एक आदमी को सर्द आवाज में ऑर्डर देता है, उस लड़की को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको जितने पैसे चाहिए हो देना, और पता करो कहीं इसे दुश्मनों ने तो नहीं भेजा है। अगर भेजा है तो इस लड़की की जिंदगी हेल बना दो। आखिर इसे भी पता होना चाहिए कि अद्रांश सिंह राठौर से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। ओके बॉस। उस आदमी ने हाँ में सिर हिला दिया और अद्रंश वहां से चला गया। आद्रंश यानी द्रांश और अनमोल दोनों अपने बॉडीगार्ड्स की टीम के साथ गाड़ियों से एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वही रूम में बैठी लड़की अभी भी रो रही थी। कौन है ये लड़की और कौन गई अद्रंश? किसका कॉल आया था उसे? क्या सच में उस लड़की को अद्रंश के दुश्मनों ने भेजा था? जानने के लिए बने रहे।